मेरे डैड ने एक माई बैक S6 को रियर एंड कर दिया और कैपिटल के एलीट सर्कल की आइस कोल्ड एरीज के सामने आ गए। डेड सीरियस होकर मेरे डैड ने पूछा क्या मैं इसका पेमेंट 3 जनरेशंस में इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मेरी फोटो निकालकर उसकी तरफ टॉस कर, ये मेरी सेकंड जनरेशन का पेमेंट है। मीनवाइल मैं क्लासरूम में अपनी डेस्क पर झुका हुआ था और धीरे धीरे नींद में जा रहा था। अचानक क्लासरूम का डोर जोर से खुल गया और एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल गर्ल अंदर स्टॉर्म करते हुए आ गई। डोर के क्रैश ने मुझे सीधा मेरी ड्रीम से बाहर खींच लिया। मैं ग्रॉगी होकर आंखें उठाता हूँ और डोर पर खड़ी एक ब्रेथ टेकिंग फिगर को देखता हूँ। मैं उसके फेस को देखकर कंप्लीटली डेज्ड था। तभी वो गर्ल सीधा मेरी तरफ आई, मेरी रिस्ट पकड़ी और मुझे क्लासरूम से बाहर ड्रैग करने लगी। मैं उसके पीछे स्टंबल करते हुए बोला, हे तुम कौन हो, मेरा हाथ छोड़ो। पोडियम पर खड़ी हमारी होम रूम टीचर फाइनली अपने शौक से बाहर आई और हमें रोकने के लिए दौड़ी। उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। गर्ल के स्टेप्स एक मोमेंट के लिए रुक गए। उसने टीचर की तरफ देखा और कोल्डली अपना नाम बताया, वेस्पर। जैसे ही उसका नाम उसके माउथ से निकला, ऐसा लगा जैसे थंडर क्रैक हो गया हो। स्कूल में ही नहीं, पूरे सिटी में हर कोई उस नाम को जानता था। वो सिर्फ 18 ईयर ओल्ड प्रोडिजी थी जिसे हाई स्कूल के सोफोमोर ईयर में ही एक टॉप यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया था। और वो एशकॉम फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर थी जो इतनी कम एज में ही एशकॉम कॉर्पोरेशन चला रही थी। वेस्पर का टोन जरा भी सॉफ्ट नहीं हुआ, वो अब भी आइस की तरह कोल्ड थी। मेरे पास अभी एक इमरजेंसी है, बाद में कोई आकर एक्सप्लेन कर देगा। इससे पहले कि मैं कुछ रिस्पॉन्ड कर पाता, वो बिना एक और वर्ड कहे मुझे अपने साथ खींचकर ले गई। पीछे क्लासरूम में मेरे सारे क्लासमेट स्टंड रह गए। 10 मिनट्स लेटर मैं हॉस्पिटल के बाहर एक ट्रैश कैन पर झुककर अनकंट्रोलेबली रेच कर रहा था। मेरे पास ही एक ब्लेजिंग रेड लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। ड्राइवर्स डोर खुला और वेस्पर बाहर निकली। उसके फर्स्ट वर्ड्स भी आइस कोल्ड थे, क्या तुम जब आसपास कोई ना हो तब थ्रो अप नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि स्ट्रेंजर्स सोचें कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ हॉरिबल किया है। मैं अपना माउथ वाइप करता हूँ, गुस्से में उसकी तरफ ग्लेयर करता हूँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे थ्रो अप करना पसंद है? तुम रॉकेट की तरह ड्राइव कर रही थी, क्या तुम अपनी ही फ्यूनरल के लिए रेस कर रही थी? वेस्पर का एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था। वो सीधा मेरे पास से गुजरती हुई आगे बढ़ने लगी। उसकी वॉइस कूल और कमांडिंग थी और उसमें आर्गुमेंट की कोई जगह नहीं थी। कीप अप, फॉरगेट इट, मैं जा रहा हूँ। मैं गुस्से में जवाब देता हूँ और दूसरी डायरेक्शन में चलने के लिए मुड़ जाता हूँ। वेस्पर तुरंत पलट जाती, उसकी आईज नैरो हो जाती, उसकी वॉइस में बोन चिलिंग वार्निंग थी, एक और स्टेप लेकर देखो, फिर पता चलेगा क्या होता है। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ, ऊपर एक लाइफ तुम्हारा वेट कर रही है जिसे तुम्हें सेव करना है। अगर तुम्हें अपनी भलाई की फिक्र है तो मेरे साथ आओ, वरना मुझे खुद तुम्हें तुम्हारी फ्यूनरल तक भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनते ही मैं फ्लिंच कर गया। एक लाइफ मेरा वेट कर रही है जिसे मुझे सेव करना है। मैं आसपास देखता हूँ और फाइनली रियलाइज करता हूँ कि हम एक हॉस्पिटल में हैं। बिना कोई और क्वेश्चन किए मैं उसके पीछे चल पड़ता हूँ। जैसे ही हम हॉलवे में एंटर करते हैं, एक डॉक्टर अर्जेंसी के साथ हमारी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मिस वेस्पर, आप फाइनली आ गई। क्या ये वही जेंटलमैन है? डॉक्टर मेरी तरफ देखता है और जैसे ही वो मेरा फेस क्लियरली देखता है, उसकी आईज में सरप्राइज फ्लैश होता है। मुझे माफ कर दीजिएगा। वो तुरंत मुड़कर नर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, ऑपरेटिंग रूम को इमीडिएटली रिपेयर करो। मैं वहीं फ्रीज होकर खड़ा रह जाता हूँ, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ऑपरेशन क्या हो रहा है यहाँ? उसके तुरंत बाद मेरी नजर हॉस्पिटल रूम के अंदर किसी पर पड़ती है और मैं फ्रीज हो जाता हूँ। वेट अ सेकंड, बेड पर वो लिटिल किड कौन है? मैं कंप्लीटली शॉक्ड होकर वेस्पर की तरफ मुड़ता हूँ और बोल पड़ता हूँ, क्या वो तुम्हारी डॉटर है? वेस्पर मुझे साइडवेज ग्लांस देती है। उसका टोन आइसी था। मैं 18 की हूँ। मेरी आईज और भी वाइड हो जाती हैं। मैं डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखता रह जाता हूँ। मैं डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी 18 साल की एज में ही डॉटर है? वेस्पर पास खड़े डॉक्टर की तरफ मुड़ती है और पूछती है, अगर मेरी सिस्टर को इसका ब्लड दिया जाए तो क्या इसका उसकी इंटेलिजेंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? डॉक्टर तुरंत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ समझाता है, रेस्ट अश्योर्ड मिस वेस्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंटेलिजेंस पर बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर कहता है, सर मुझे लगता है आपको सिचुएशन का रफ आइडिया हो चुका होगा। एशकॉम फैमिली की यंगर डॉटर का कार एक्सीडेंट हुआ है और उसे अर्जेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड टाइप एक्सट्रीमली रेयर है और पूरे सिटी के ब्लड बैंक्स में एक भी मैचिंग ब्लड नहीं मिला। आपका ब्लड ही एक परफेक्ट मैच निकला है। प्लीज अभी मेरे साथ ऑपरेटिंग रूम में चले। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सर हिला दिया। ऑपरेटिंग टेबल पर लेटे हुए मैं अपने ही ब्लड को ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे बाहर निकलते हुए देख रहा था और तब मेरे दिमाग में फाइनली पूरी स्टोरी क्लियर होने लगी। जो स्टनिंग गर्ल मुझे जबरदस्ती स्कूल से बाहर लेकर गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि फेमस वेस्पर थी। उसकी यंगर सिस्टर का कार एक्सीडेंट हुआ था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका ब्लड टाइप इतना रेयर था कि मैच मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और मेरा ब्लड बाय चांस उसके ब्लड से एग्जैक्टली मैच करता था। इसी वजह से वेस्पर इतनी जल्दी मुझे स्कूल आई थी। ब्लड ड्रॉ होने के बाद मैं पास की एक चेयर पर बैठकर रेस्ट करने लगा। मैं अपने आर्म पर कॉटन स्वॉब दबाए हुए हॉस्पिटल रूम की तरफ देखता हूँ। एशकॉम फैमिली की यंगर डॉटर अब डेंजर से बाहर थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। वेस्पर उसके बेड साइड के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। उसकी नीज पर एक लैपटॉप रखा हुआ था और उसकी फिंगर्स कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रही थी। स्क्रीन पर कॉम्प्लेक्स कोड की लाइंस एक के बाद एक तेजी से मूव कर रही थी और वेस्पर पूरे फोकस के साथ स्क्रीन को घूर रही थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट स्क्रीन पर आए तो उसकी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ गई। इतना टाइम बीत जाने के बाद भी कोई डेटा नहीं था। अभी तक उसका एक भी ट्रेस नहीं मिला था। क्या वो अभी भी जिंदा है? अगर वो जिंदा होता तो कम से कम कोई स्कार्स, कोई एविडेंस तो मिलना चाहिए था। फिर ऐसा क्यों था कि उससे जुड़े हर एक रिकॉर्ड दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुका था? मैं उसकी तरफ से कंप्लीटली इग्नोर्ड साइड में बैठा हुआ था और अंदर ही अंदर इरिटेशन बढ़ती जा रही थी। आखिर में मैं एक रेस्टलेस घोस्ट की तरह उसके पास चला गया और बोला, वेस्पर ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के लैपटॉप बंद कर दिया। मैंने अभी अभी जिस आर्म से ब्लड दिया था उस पर हाथ रखते हुए
इरिटेबली कहा, तो तुम उस बंदे को थैंक यू भी नहीं बोलने वाली जिसने अभी अभी एक लाइफ सेव की है? मैंने बेसिकली तुम्हारी सिस्टर की जान बचाई है और इतना सारा ब्लड भी दिया है। ऑपरेटिंग रूम से बाहर आने के बाद से तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन वेस्पर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने दुनिया का सबसे फनी जोक सुन लिया हो। उसके लिए विटलॉक फैमिली के अगेंस्ट कोई एक्शन ना लेना ही सबसे बड़ी मर्सी थी जो वो मुझे दे सकती थी। उसने फाइनली मेरी तरफ देखा। उसकी कोल्ड आइज में मॉकरी साफ दिख रही थी। तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं? ये सुनकर मेरा दिमाग गर्म हो गया। क्या इस दुनिया में जस्टिस नाम की कोई चीज बची भी है? मैं उससे इससे भी ज्यादा करारा जवाब देने ही वाला था कि तभी बैंग, दरवाजा अचानक खुल गया। एक मिडिल एज्ड कपल पैनिक में हॉस्पिटल रूम के अंदर दौड़ते हुए आए। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। जैसे ही मेरी नजर सामने खड़े आदमी पर पड़ी, मुझे एक पल के लिए लगा जैसे मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। मेरे डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे डैड ने नर्वस होकर वेस्पर की तरफ देखा। उनके फोरहेड पर कोल्ड स्वेट आ रहा था। वो अपने दोनों हाथ बार बार रब करने लगे। फिर आखिर में उनकी नजर मुझ पर टिक गई और बिना किसी डिले के उन्होंने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। तुमने पूछने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया और तुमने एक भी कॉल पिक नहीं की? तुम्हारी स्टेप मदर और मैं तुम्हें स्कूल से पिक करने जा रहे थे, तब एक्सीडेंटली हमारी कार एशकम फैमिली की यंगर डॉटर की कार से टकरा गई। उसकी ब्लड लॉस की वजह से जान जाने वाली थी, लेकिन थैंक गॉड मुझे अचानक याद आया कि तुम्हारा भी वही रेयर ब्लड टाइप है। तुम्हारा ब्लड उसके लिए परफेक्ट मैच है। इतना कहकर वो रुक गया। उसकी बात का बाकी हिस्सा अधूरा ही रह गया। वो और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके पास खड़ी वुमन ने तुरंत एक फ्लैटरिंग स्माइल अपने चेहरे पर चिपका ली और बार बार वेस्पर के सामने झुककर सर हिलाने लगी। मिस वेस्पर, ये पूरी तरह हमारी गलती है। प्लीज इस बात को दिल पर मत लीजिए। वेस्पर ने ठंडी सी लाफ की और लैपटॉप को कैजुअली साइड में रख दिया। फिर उसने एक ऐसी बात कही जो सीधा दिल पर लगी। सिर्फ 1 मिनट पहले आपका बेटा यहीं खड़ा होकर मुझसे थैंक यू बोलने की डिमांड कर रहा था। मेरा चेहरा तुरंत एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया और अब जाकर मुझे पूरी सिचुएशन समझ आई। इसी वजह से वेस्पर में इतनी देर में एक बार भी मेरे साथ काइंडनेस से बात नहीं की थी। वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे मैं ही उसका एहसानमंद हूँ। वेस्पर की बात सुनते ही विवियन की तीखी नजर सीधा मेरी तरफ मुड़ गई और वो चीखने लगी, तुम छोटे से ब्रैट, क्या तुम जानबूझकर हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हो? तुम्हें अपनी औकात भी पता है? पॉपी को ब्लड डोनेट करने का मौका मिलना तुम्हारी जिंदगी में हुआ सबसे बड़ा लक है और तुमने मिस वेस्पर से थैंक यू मांगने की हिम्मत भी कर ली। तुम खुद को समझते क्या हो? ये वुमेन विवियन थी, मेरे डैड की सेकंड वाइफ, दूसरे वर्ड्स में मेरी स्टेप मदर। 5 साल पहले मेरी मॉम एक एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई और उसके तुरंत बाद मेरे डैड ने उनसे डिवोर्स कर लिया। विवियन जो उस वक्त मेरे डैड की मिस्ट्रेस थी, बहुत स्मूथली हमारे घर में मेरी मॉम की जगह ले चुकी थी और मेरी मॉम आज तक हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। वही वो साल था जब मैंने एक ही बार में अपनी सब कुछ खो दिया था और उस सब की हर एक वजह सीधा इसी वुमन से जुड़ी हुई थी। सिर्फ ये सोचकर ही मेरे हाथ गुस्से से फिस्ट्स में बंद हो गए। मेरा दिमाग गुस्से से गर्म हो रहा था और मुश्किल से मैं खुद को रोक पा रहा था कि उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ ना मार दूं। पास खड़े मेरे डैड ने मुझे हल्की सी नज दी और धीमी आवाज में रिक्वेस्ट करने लगे, रोवन प्लीज सिर्फ इस बार मिस वेस्पर से पहले तुम ही जाकर अपोलोजाइज कर दो। आखिर ये पूरा एक्सीडेंट हमारी फैमिली की वजह से हुआ है। मैं सार्काज्म से हंस पड़ा। हमारी फैमिली? क्या मेरी अभी भी कोई फैमिली है? जब इस वुमन ने खुद मुझे इतने साल पहले विटलॉक हाउस से बाहर निकाल दिया था, तब किसी ने मुझसे ये नहीं कहा था कि हमारी फैमिली। ये देखकर कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, विविन ने मेरी तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज और भी तेज हो गई, लगभग चीखने वाली थी। रोहन, क्या तुम पूरी फैमिली को मरवाना चाहते हो? मैंने कहा ना मिस वेस्पर से अपोलोजाइज करो। क्या तुम बहरे हो? अब खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो? ऑर्डर्स भी नहीं सुनोगे? इतने जिद्दी हो गए हो? इधर आओ और अभी मिस वेस्पर से अपोलोजाइज करो। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर फोल्ड की और मेरी तरफ बढ़ने लगी जैसे वो वहीं पर मुझे सबक सिखाने वाली हो। इनफ। वेस्पर अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आइस जैसी कोल्डनेस थी। उसकी आवाज में जरा भी वार्मथ नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में सिर्फ 3 शब्द कहे, गेट आउट। फिर वो कोल्डली बोली, बाकी जो भी मैटर है मेरा लॉयर हैंडल करेगा और तुम दोनों मेरी नजरों से दूर रहो। विविन के चेहरे पर तुरंत पैनिक छा गया। सिचुएशन देखकर क्लियर था कि मिस वेस्पर का विटलॉक फैमिली को माफ करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तभी हॉस्पिटल बेड की तरफ से एक सॉफ्ट और स्वीट सी छोटी आवाज सुनाई दी। वेस्पर। रूम में मौजूद हर एक पर्सन का हेड एक साथ उस डायरेक्शन में घूम गया और वहां वो छोटी लड़की थी जो कुछ ही मोमेंट्स पहले अनकॉन्शियस थी। पता नहीं कैसे, लेकिन वो अब ऑलरेडी बेड पर बैठ चुकी थी। वो लगभग 10 साल की लग रही थी। उसके फोरहेड पर अभी भी एक व्हाइट बैंडेज बंधा हुआ था। उसके सॉफ्ट बाल जेंटली उसके चीक्स पर गिर रहे। उसका डेलिकेट सा फेस बिल्कुल पोर्सलेन डॉल जैसा था। उसकी सफाया ब्लू आईज ऐसी चमक रही थी जैसे उनके अंदर पूरी एक गैलेक्सी छुपी हो। उसके चीक्स अभी भी बेबी फैट की वजह से राउंड थे, हालांकि उसकी चिन नीचे की तरफ एक डेलिकेट पॉइंट में टेपर हो रही थी। ओवरऑल वो एक पिक्चर परफेक्ट अडोरेबल लिटिल गर्ल लग रही थी। वेस्पर तुरंत उसके पास पहुंच गई। उसके फेस की सारी कोल्डनेस एक ही पल में गायब हो गई और उसकी जगह प्योर टेंडरनेस आ गई। पॉपी, तुम उठ गई? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? पॉपी ने अपने ही हेड को टच किया और एक ब्यूटीफुल सा पाउट बनाते हुए बेबीश वॉइस में बोली, यहाँ दर्द हो रहा है वेस्पर। मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे लगता है मैंने बहुत सारा ब्लड लूज कर दिया था। बहुत स्कैरी था। वेस्पर की आईब्रोज तुरंत फरो हो गई। उसने जल्दी से पॉपी का हाथ पकड़ लिया और जेंटली बोली, ज्यादा मूव मत करो। पास खड़े डॉक्टर ने तुरंत आगे बढ़कर पॉपी का कंप्लीट चेकअप किया। फिर उसने अपना स्टेथोस्कोप हटाया, स्माइल की और वेस्पर की तरफ मुड़कर बोला, मिस वेस्पर, आपकी सिस्टर अब डेंजर से बाहर है। अभी बस उसे कुछ टाइम रेस्ट और रिकवरी की जरूरत है। उसने अफेक्शनेटली पॉपी के लिटिल हेड पर हाथ
फेरा और उसे रीअश्योर करते हुए जेंटली बोला, डोंट वरी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने जितना ब्लड लूज किया था वो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, थैंक्स टू उसके ब्लड की वजह से। पॉपी की क्लियर वाइड आईज पूरे रूम में इधर उधर घूमी और फाइनली मुझ पर रुक गई। उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। उसकी आवाज विंड चाइम की तरह क्लियर और स्वीट थी। थैंक यू फॉर सेविंग मी। मैं जल्दी जल्दी अपने हैंड्स वेव करते हुए स्माइल किया। अरे इट्स नथिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉपी ने फिर मुझे स्माइल किया और अपना हेड थोड़ा सा टिल्ट करते हुए पूछा, तो मैं तुम्हें रीपे कैसे करूं? उसने अपनी लिटिल आईब्रोज को स्क्रंच कर लिया और सीरियसली सोचने लगी और अचानक उसकी आईज एक्साइटमेंट से चमक उठी, जैसे उसके दिमाग में कोई ब्रिलियंट आइडिया आ गया हो। गॉट इट। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी लिटिल सिस्टर बन जाऊं? मैं वहीं खड़े खड़े ऑलमोस्ट अपनी स्पिट से चोक हो गया। वेस्पर ने जेंटली पॉपी के हेड पर टैप किया। उसके एक्सप्रेशन में हाफ लाफ्टर और हाफ एग्जास्पिरेशन था। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें आइडिया भी है कि वो तुमसे कितना बड़ा है? पॉपी ने पाउट बनाया, क्लियरली कन्विंस नहीं हुई। तो क्या हुआ? वो बस मेरे बिग ब्रदर बन जाएंगे। मैं कंप्लीटली स्टन्ड होकर साइलेंट खड़ा रह गया। क्या सच में 10 साल से छोटी कोई किड ऐसी बात बोल सकती है? फिर पॉपी ने अपना हेड टिल्ट किया और स्वीट बेबीश वॉइस में पूछा, तो क्या तुम मेरे बड़े होने तक मेरा वेट करोगे? आफ्टरनून की सनलाइट टॉल विंडोज से अंदर आ रही थी और उसकी इनोसेंट स्माइल वाले फेस पर पड़ रही थी। वेस्पर ने फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, इसकी बात इग्नोर करो, तुम जा सकते हो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। पॉपी तुरंत बोल पड़ी, मेरी लेग हर्ट है, मैं मूव भी नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने अपने दोनों आर्म्स मेरे आर्म के अराउंड टाइटली रैप कर दिए। अभी तो हमने एक दूसरे का कॉन्टैक्ट भी एक्सचेंज नहीं किया है और मैंने अभी तक ये भी फिगर आउट नहीं किया कि मैं तुम्हें रीपे कैसे करूंगी। साइड में खड़ी विविन तुरंत बीच में बोल पड़ी। उसके फेस पर एक ओवरली स्वीट और डेस्परेट टू प्लीज स्माइल थी। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं मिस पॉपी, आपको ब्लड डोनेट करने का चांस मिलना ही हमारे लिए एक ऑनर है। सिर्फ इतने से ब्लड की बात ही क्या है, जब तक आप सेफ और साउंड हैं। अगर आप उसका एक एक ड्रॉप ब्लड भी ले लेती हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉपी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें ब्लिंक करते हुए विविन की तरफ देखा। तुम किस फैमिली से हो? विविन विजिबली फ्लस्टर्ड हो गई। वो ये तो नहीं कह सकती थी कि वो रोवन की स्टेप मदर है, इसलिए उसने जल्दी से मेरे डैड को आगे कर दिया। ये रोवन के फादर है, हम सब रोवन की फैमिली हैं। रोवन की लिटिल आईब्रोज फरो हो गई। वो कंप्लीटली कंफ्यूज लग रही थी। लेकिन अगर तुम रोवन की फैमिली हो तो तुमने अभी क्यों कहा कि तुम उसके ब्लड का एक एक ड्रॉप भी ड्रेन करने दोगे? क्या तुम्हें टेंशन नहीं होती कि उसे हर्ट हो सकता है? उसकी बात सीधा मेरे हार्ट पर लगी। मैं नीचे देखने लगा। वो लिटिल गर्ल अभी भी मेरे आर्म को टाइटली पकड़कर बैठी थी, जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं छोड़कर चला ना जाऊं। पता नहीं क्यों मेरे चेस्ट के अंदर कुछ अचानक सा दर्द हुआ। विवेन ने तुरंत मेरे डैड के आर्म पर हाथ रखा और उन्हें एक मीनिंगफुल लुक दिया। मेरे डैड तुरंत समझ गए। वो झुककर सर हिलाते हुए बोलने लगे, मिस पॉपी, जब तक आप ठीक हैं बाकी किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। विवेन भी तुरंत अग्रीमेंट में सर हिलाने लगे। राइट मिस पॉपी, आप। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पॉपी ने उसे रोक दिया। वो अपनी सिस्टर की तरफ मुड़कर बिल्कुल स्वीट वॉइस में बोली, वेस्पर, ये दोनों बहुत लाउड हैं। मैं अभी अभी उठी हूँ, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। वेस्पर की आईज एकदम कोल्ड हो गई। वो विवेन और मेरे डैड की तरफ मुड़कर सिर्फ 2 वर्ड्स बोली, गेट आउट। विवेन का अभी जाने का कोई इंटेंशन नहीं था। आखिर एशकॉम फैमिली की पावर के सामने अगर मिस वेस्पर का एक्सीडेंट को लेकर गुस्सा सेटल नहीं हुआ तो विटलॉक ग्रुप के पास उनके अगेंस्ट खड़े होने का कोई चांस नहीं था। मेरा डैड ने तुरंत बोलने की कोशिश की, मिस वेस्पर, हम अभी निकलते हैं। वेस्पर के फेस पर अब भी वही डिटैच्ड एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी वॉइस की कोल्डनेस ऐसी थी जैसे वो किसी को फ्रीज कर दे। मैं थर्ड टाइम रिपीट नहीं करूंगी। विवेन के फेस का सारा कलर उड़ गया। वो पैनिक में जल्दी जल्दी बोली, यस यस, हम अभी जा रहे हैं। वो मेरे डैड को डोर की तरफ खींचने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे एक लास्ट वेनिमस ग्लेयर दिया और धीमी आवाज में हिस करते हुए बोली, तुम अभी तक यहाँ क्या खड़े हो? अभी बाहर आओ, वरना अगर इतने ही टफ हो तो पहले मर जाओ। मैंने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, फाइन व्हाटएवर। मेरे डैड ने तुरंत गुस्से में विवेन को पकड़ा और मेरी तरफ मुड़कर अर्जेंटली चिल्लाए, रोविन, अभी बाहर आओ। मैंने कोल्ड स्कॉफ किया, फिर जेंटली उस लिटिल गर्ल के बालों को रफल किया और मेरी वॉइस सॉफ्ट हो गई। तुम्हारा नाम पॉपी है ना? मुझे अब जाना होगा, अपना ख्याल रखना, ओके बाय। मैंने उस सॉफ्ट और अडोरेबल लिटिल गर्ल को देखा। मेरे अंदर एक अजीब सा रिग्रेट था। मैंने सोचा शायद मैं इसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर मैं खड़ा हुआ और डोर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं डोरवे तक पहुंचा पॉपी तुरंत पैनिक कर गई। वो पूरी आवाज में चिल्लाई, रोविन मत जाओ, वेस्पर उसे अभी वापस बुलाओ, इसने मेरी जान बचाई है। वेस्पर ने पॉपी के बालों को जेंटली स्मूथ किया। उसकी वॉइस थोड़ी सॉफ्ट हो गई। उसकी फैमिली ने तुम्हें कार से हिट किया था और इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। वो सिर्फ अपनी फैमिली का डेट झुकाने के लिए यहाँ है। पॉपी का छोटा सा बॉडी एकदम स्टिफ हो गया और वो वही बेड पर ऑलमोस्ट टैंट्रम थ्रो करने वाली थी। आई डोंट केयर, उसने मेरी लाइफ सेव की है, मुझे वो वापस चाहिए। अगर तुमने उसे वापस नहीं बुलाया तो मैं कभी वेजिटेबल्स नहीं खाऊंगी। वेस्पर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आईज में एक फ्लिकर ऑफ सरप्राइज आया। तो तुम कह रही हो कि अगर वो वापस आ गया तो तुम एक गुड गर्ल की तरह वेजिटेबल्स खाओगी? पॉपी तुरंत बेड पर सीधी बैठ गई। उसने पूरी सीरियसनेस के साथ अपनी फिंगर्स पर काउंटिंग शुरू कर दी। अगर उसे वापस लाने के लिए इतना करना पड़े तो मैं पूरे 1 वीक तक वेजिटेबल्स खाऊंगी। कोई कंप्लेंट नहीं? एक भी बाइट स्किप नहीं करोगी? वेस्पर की ब्राउज हल्की सी सिकुड़ गई। 2 वीक्स। पॉपी का चेहरा तुरंत
तुरंत टाइट हो गया और उसने अपनी दोनों हैंड्स की सारी 10 फिंगर्स उठा दी। 10 डेज। वेस्पर के एक्सप्रेशन में जरा भी चेंज नहीं आया, उसकी वॉइस बिल्कुल फ्लैट थी। 20 डेज। पॉपी ने तुरंत अपना सर पीछे फेंका और रोने लगी। वाह, वेस्पर कितनी मीनी है, हमेशा अपनी ही लिटिल सिस्टर को परेशान करती रहती है, ये बिल्कुल अनफेयर है। रोते हुए भी वो चुपके चुपके साइड से वेस्पर का रिएक्शन देख रही थी। वेस्पर बिना किसी सेकंड थॉट के दूसरी तरफ मुड़ गई। उसकी टोन में नेगोशिएशन की बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। 1 मंथ, टेक इट और लीव इट। पॉपी को रोना तुरंत बंद हो गया। वो वेस्पर की लेग से लिपट गई और तुरंत मान गई। नहीं, फाइन, मेरी गलती थी। ओके, 1 मंथ ही सही। वेस्पर से लड़ने का कोई फायदा नहीं था। वो छोटी सी स्लाइस कीमर थी। बटलर, प्लीज जाकर उसे अभी वापस ले आओ। वेस्पर वापस सोफा पर बैठ गई, बिल्कुल रिलैक्स्ड। उसकी टोन काम थी। इतनी जल्दी किस बात की? मेरे पास उसे खुद वापस लाने के बहुत सारे तरीके हैं। उसकी नजर सामने रखे पेज पर चली गई, लेकिन उसके थॉट्स कहीं और ही भटक रहे थे। उस लड़के का चेहरा बार बार उसके माइंड में फ्लैश हो रहा था। जैसे ही हम रूम से बाहर निकले, विवियन वॉल्केनो की तरह फट पड़ी। वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी और बिना किसी रिस्ट्रेंट के गालियां देने लगी। तू छोटा सा ब्रैट, लगता है मैंने तुझे लेटली प्रॉपर्ली डिसिप्लिन नहीं किया। दिन ब दिन ज्यादा ही बोल्ड होता जा रहा है ना? अभी अंदर तेरा एटीट्यूड क्या था? तुझमें मैनर्स नाम की कोई चीज है भी या नहीं? मेरे हैंड्स फिस्ट्स में टाइट हो गए और मैंने भी उसे कोल्डली घूर कर देखा। खुद एक मिस्ट्रेस बनकर इस फैमिली में घुसने वाली औरत मुझे मैनर्स का लेक्चर दे रही है। अगले ही सेकंड हॉलवे में तेज स्लैप की आवाज गूंज उठी। मैं शॉक में सामने देखने लगा। मेरी आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। मेरे सामने खड़ा आदमी अपना हाथ हवा में उठाए हुए फ्रोजन था। उसका हाथ अभी भी स्लैप करने के बाद वहीं रुका हुआ था, जैसे स्लैप मारने के बाद वहीं फ्रीज हो गया हो। वो मेरा अपना फादर था। अपनी स्टेप मदर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो तुमसे बड़ी है, अगर वो तुम्हें थोड़ा समझा रही है तो इसमें गलत क्या है? मेरे डैड मुझे गुस्से से घूर रहे थे। उनकी आंखें एंगर से जल रही थी और उनकी चेस्ट तेज तेज उठ बैठ रही। अभी के अभी उससे अपोलोजाइज करो। मेरे चीक पर स्लैप की जलती हुई चुभन फैल रही और उसी वक्त मेरे अंदर इमोशंस का एक बड़ा स्टॉर्म उठ खड़ा हुआ। साइड में विवियन आर्म्स क्रॉस करके खड़ी थी। वो मिलिशियस सेटिस्फैक्शन के साथ पूरा सीन एंजॉय कर रही थी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। इस किड को एक अच्छी बीटिंग की जरूरत थी, वरना ये पूरी तरह भूल जाता कि इसकी औकात क्या है। मैंने अपने लिप्स को टाइटली प्रेस किया और हल्का सा चिन ऊपर उठाया। मेरी वॉइस कोल्ड फ्यूरी से ट्रेम्बल कर रही थी। अगर मेरे पास चॉइस होती तो इस लाइफ में मैं कभी भी विटलॉक नाम कैरी नहीं करना चाहता। मेरे डैड गुस्से से कांप उठे। उन्होंने दोबारा अपना हाथ उठाया और दहाड़ते हुए बोले, मैंने ऐसा अनग्रेटफुल ब्रैट पैदा कैसे कर दिया? लेकिन अगले ही सेकंड किसी ने उनका रेज्ड आर्म बीच स्विंग में ही पकड़ लिया और तुरंत ही लैवेंडर की हल्की सी फ्रेग्रेंस मेरे आसपास फैल गई। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर तुरंत मुड़कर पीछे देखा। वाओ, आज मेरे साथ किस तरह का लकी चार्म चल रहा है। एक और अब्सर्डली गॉर्जियस गाय मेरे सामने खड़ा था। उसने भी वेस्पर जैसी ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन वेस्पर के अलूफ एटीट्यूड के बिल्कुल ऑपोजिट उसकी हर मूवमेंट में एक जेंटल स्कॉलरली ग्रेस थी। वो कामली बोला। उसकी सॉफ्ट वॉइस रिवर के ऊपर चलती हल्की हवा जैसी थी, जैसे वो पूरे रूम की टेंशन को ही सूद कर सकती हो। यहाँ जो भी हो रहा है ये एक पब्लिक स्पेस है, प्लीज सब लोग अपने मैनर्स का ध्यान रखें। मेरे डैड को शायद रियलाइज हो गया था कि अभी उनके एक्शंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे, लेकिन वो अपोलोजाइज करने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने मुझे एक लास्ट हार्ड ग्लेयर दिया, फिर मुड़कर गुस्से में वहां से चले गए। विवियन ने भी मुझे गुस्से से देखा और कितनी एम्बैरेसिंग बात है जैसा कुछ बोलते हुए जल्दी से उनके पीछे चली गई। वो बॉय मेरी तरफ मुड़ा और जेंटली पूछा, आर यू ऑल राइट? मैंने अपने मेसी हेयर को पीछे किया और क्वाइटली जवाब दिया, आई एम फाइन, थैंक यू। लेकिन जैसे ही उसने मेरा फेस प्रॉपर्ली देखा, उसकी आंखों में सरप्राइज की एक झलक चमक उठी। फिर से वही रिएक्शन जो हर कोई मुझे देखते ही देता है। मुझे इंस्टिंक्टिवली अपना फेस छुपाने का मन करता है। मैं तुरंत अपना हेड नीचे कर लेता हूँ और अपनी थिक बैंग्स को खींचकर फोरहेड पर ले आता हूँ ताकि मेरा फेस कवर हो जाए। मेरी छोटी सी मूवमेंट नोटिस करके वो बॉय नेचुरली दूसरी तरफ देखने लगता है और हल्की सी चकल करता है। इट्स नथिंग। वो दोनों बस बहुत ज्यादा लाउड हो रहे थे। ओ ये लो। वो अपने हाथ में पकड़े टेकआउट बैग से एक हार्ड बॉइल्ड एग निकालता है और मेरी तरफ बढ़ा देता है। इसे अपनी चीक पर प्रेस करो, स्वेलिंग कम हो जाएगी। मैं एक पल के लिए हेजिटेट करता हूँ, फिर दोनों हैंड से वो अभी भी वार्म एग ले लेता हूँ। थैंक यू। बॉय स्माइल करता है और कैजुअली हैंड वेव करके कहता है, नो नीड, मुझे अब जाना चाहिए। मैं उसकी फिगर को तब तक देखता रहता हूँ जब तक वो हॉलवे में कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाता। तब जाकर मुझे रियलाइज होता है कि मैं तो उसका नाम पूछना ही भूल गया। नाम न जानते हुए भी मैं इतना समझ सकता था कि वो जेन्युइनली काइंड और जेंटल पर्सन था। तभी हॉस्पिटल रूम का डोर हल्की सी आवाज के साथ ओपन होता है। पॉपी विंडो सिल के पास चिन को अपने हैंड्स पर टिकाए नीचे देख रही थी और खुद से ही मटर कर रही थी। वियर्ड, रोवन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? पॉपी, एक जेंटल वॉइस सुनाई देती है। पॉपी तुरंत मुड़ती है, उसकी आईज खुशी से चमक उठती हैं। आयरिस। आयरिस स्माइल करते हुए रूम में एंटर करती है। उसके हाथ में फूड का बैग था। पॉपी, मैं तुम्हारा लंच लेकर आई हूँ, जाकर हैंड्स वॉश करो और आओ फिर खाना खाते हैं। पॉपी तुरंत हेड शेक करती है, नहीं, मैं रोवन का वेट करूंगी, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। आयरिस अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरफ पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखती है। वेस्पर, रोवन कौन है? वेस्पर सोफा पर लीन करके बैठी थी। उसकी कूल आईज उसके हैंड्स में रखे पेज पर फिक्स थी। बिना ऊपर देखे
उसने जवाब दिया, पॉपी को ब्लड डोनेट करने वाला बॉय। वो अभी चला गया। आई सी। आयरिस फूड बैग को रूम के कॉफी टेबल पर रख देती है और वेस्पर के पास सोफा पर बैठ जाती है। फिर जेंटली पूछती है, बाय द वे अभी भी उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। वेस्पर हल्की सी हम करती है। उसकी वॉइस में हैवीनेस थी, अभी तक नहीं। It's like he just vanished into thin air. मैं उसके बारे में एक भी यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रही। आयरिस अपना चिन हैंड पर रखते हुए थॉटफुली सोचती है। लगता है इस बार वाला जेन्युइनली हार्ड टू ट्रैक डाउन है। फिर उसके फेस पर टीजिंग स्माइल आ जाती है। अगर तुम्हारा आइडल इस केस को हैंडल करता तो शायद वो उसे बहुत जल्दी ट्रैक डाउन कर लेता। 3 साल पहले ऑनलाइन एक लेजेंडरी हैकर सामने आया था जिसे एको के नाम से जाना जाता था। वो इतना केपेबल था कि बिना एक भी सीक्रेट चुराए साइलेंटली पुलिस सिस्टम्स के अंदर एंटर कर सकता था। लेकिन उसका पर्पस कुछ और था। उसने एक एयर टाइट केस प्रिपेयर करके असली कल्प्रिट को एक्सपोज किया था, जिससे एक रॉन्गली एक्यूज सस्पेक्ट को इनोसेंट प्रूव किया जा सके। 2 साल पहले एको का ऑनलाइन सबसे एक्टिव ईयर था और हैकर होने के बावजूद उसने क्वाइटली जस्टिस दिलाने के काउंटलेस काम किए थे। वही साल वेस्पर की लाइफ का सबसे डार्क और लोएस्ट पॉइंट भी था। ये थॉट आते ही वेस्पर की ग्लास क्लियर आईज इंस्टेंटली चमक उठती हैं। वो बिना सोचे नॉट कर देती है। अगर वो है तो उसे डेफिनेटली फाइंड कर सकता है। आयरिस जेंटली वेस्पर के शोल्डर पर हैंड रखती है और सॉफ्टली उसे कंफर्ट करती है। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, टाइम लो, वो दिन इवेंचुअली आ ही जाएगा। मीनवाइल जब तक मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलता हूँ, आफ्टरनून के 1 बज चुके थे। जैसे ही मैं हॉस्पिटल गेट से बाहर आता हूँ, एक ब्लैक मर्सिडीज मेरे बिल्कुल सामने आकर स्क्रीचिंग साउंड के साथ रुकती है। विंडो धीरे धीरे नीचे होती है। ड्राइवर सीट पर मेरे डैड बैठे थे और पैसेंजर सीट पर विवियन बैठी थी। मेरे डैड मेरी तरफ देखकर बोलते हैं, तुम्हारा ब्रदर घर पर वेट कर रहा है। फिर वो कैजुअली कहते हैं, तुम्हारी स्टेप मदर और मैं लंच के लिए वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें ड्रॉप नहीं करेंगे, तुम बस एक कैब लेकर स्कूल वापस चले जाना। मेरे डैड अपने वॉलेट से कुछ कैश निकालने लगते हैं जैसे मुझे पैसे देने वाले हों, लेकिन जैसे ही उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ता है, विवियन तुरंत वो पैसे खींच लेती है। वो मुझे गुस्से से घूरती है और उसकी टोन वेनम से भरी हुई थी। कैब? क्या तुम्हें लगता है पैसे आसमान से गिरते हैं? क्रेस्ट व्यूज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसे बस से जाने दो। इतना कहकर वो बिना और कुछ बोले कार की विंडो वापस ऊपर कर देती है। मेरे डैड कुछ कहने के लिए अपना माउथ खोलते हैं, लेकिन विवियन की एक शार्प ग्लेयर उन्हें तुरंत चुप करा देती है। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। वो गेयर चेंज करते हैं और कार लेकर वहां से चले जाते हैं। मैं लो बिटर लाफ करता हूँ। मेरे चीक्स अभी भी डल पेन के साथ थ्रॉबिंग कर रहे थे। मैं अपना फोन निकालता हूँ और अपनी होम रूम टीचर को टेक्स्ट करके आफ्टरनून की छुट्टी मांग लेता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस स्कूल नहीं जाऊंगा। फोन को वापस अपने बैग में रखकर मैं मुड़ता हूँ और उस जगह की तरफ चल पड़ता हूँ जिसे मैं अपना होम कहता हूँ। एले के बिल्कुल एंड में पहुंचकर मैं एक रस्टेड और वोन आउट आयरन गेट को पुश करके खोलता हूँ। गेट से एक लाउड क्रीकिंग साउंड निकलती है। छोटे से हाउस के लेफ्ट वाले रूम में एक पेल मिडिल एज्ड वुमन बेड पर बिल्कुल क्वाइटली लेटी हुई थी। उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसका पूरा बॉडी कंप्लीटली स्टिल था। मैं अपने फेस पर जबरदस्ती एक स्माइल लाता हूँ और सॉफ्टली बोलता हूँ, मॉम मैं घर आ गया। बेड पर लेटी हुई वुमन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 5 साल पहले मेरी मॉम और मुझे विटलॉक हाउस से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद एक एक्सीडेंट में मेरी मॉम कोमा में चली गई। पिछले 5 साल से वो इसी तरह सो रही हैं, एक बार भी नहीं जागी। मैं बेड के पास जाता हूँ, उसके एज पर बैठता हूँ और आज जो कुछ भी हुआ वो एक एक करके उससे बताने लगता हूँ। मैं उसे लिटरली आज की हर बात बताता हूँ। जब मैं सब कुछ बता देता हूँ तो धीरे से खड़ा होता हूँ और केयरफुली उसके ब्लैंकेट का कॉर्नर ठीक करता हूँ। फिर सॉफ्टली कहता हूँ, मॉम अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप मेरी टेंशन मत लेना। मैं अब डिनर बनाने जा रहा हूँ तो आप रेस्ट करो। बाथरूम के मिरर के पास से गुजरते वक्त मेरे स्टेप्स 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। मैं साइड में मिरर की तरफ देखता हूँ। मेरे फेस के लेफ्ट साइड पर अभी भी एक क्लियर हैंडप्रिंट बना हुआ था। मैं तुरंत अपनी थिक बैंग्स को पकड़कर नीचे खींच लेता हूँ ताकि मेरा फेस ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए और बिना और कुछ सोचे मिरर के पास से जल्दी से निकल जाता हूँ। अगली सुबह मेरी आंख खुलती है। रात बहुत खराब और स्लीपलेस गुजरी थी। ऊपर से मैंने सपना भी वेस्पर का देख लिया था, वही आइस क्वीन। सपने में वो मुझे सीधा घूर रही थी। उसके फेस पर एक वाइल्ड और अनसेटलिंग स्माइल थी। वो कह रही थी कि मैं कभी उससे एस्केप नहीं कर सकता। वो मेरा ब्लड का एक एक लास्ट ड्रॉप कर ड्रेन कर देगी। सपना इतना स्कैरी था कि आंख खुलने के बाद भी मेरा हार्ट जोर जोर से बीट कर रहा था और वो फियर अभी तक मेरे अंदर था। स्कूल जाते वक्त मैं लिटरली घिसते हुए चल रहा था, बार बार यौन कर रहा था और किसी तरह क्लासरूम तक पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही मैं क्लासरूम के अंदर एंटर करता हूँ, पूरी नॉइजी क्लासरूम एकदम साइलेंट हो जाती है। एक ही मोमेंट में हर सिंगल हेड मेरी तरफ टर्न हो जाता है। मैं ब्लिंक करता हूँ, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, क्या हो रहा है। फ्रंट में खड़ा एक क्लासमेट मुझे हाफ स्मर्क के साथ देखता है और पूछता है, तू यहाँ आया ही क्यों है। मैं डोर के पास लगे क्लास साइन की तरफ देखता हूँ, सीनियर ईयर क्लास 6। मैं खुद से कंफर्म करता हूँ ये डेफिनेटली सही रूम है। सिर्फ 2.5 सेकंड्स बाद कुछ गाइज एक साथ मेरे पास आ जाते हैं। वो मुझे टाइट सर्कल में सराउंड कर लेते हैं, पूरी तरह से बॉक्स इन कर देते हैं। रोवन, एक्चुअली वेस्पर और तुम्हारे बीच चल क्या रहा है? कल तुम दोनों कहाँ गए थे? तुम वेस्पर को जानते कैसे हो? सब बता, स्पिल इट। मैं एक स्टेप पीछे होता हूँ और हेल्पलेसली साय करता हूँ, गाइज थोड़ा टर्न बाय टर्न पूछ सकते हो? सब एक साथ बोल रहे हो। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी फेस पर सलाइवा ही सलाइवा गिर जाएगा। तभी एक गाय स्नाइड टोन में बोल पड़ता है, रोवन, वेस्पर को हुकअप करने के लिए तुमने जो भी ट्रिक यूज की थी अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? वैसे भी तुम ऑलरेडी एक्सपेल हो चुके हो। तू नहीं जानता? मेरी आंखें शॉक से वाइड हो जाती हैं। क्या बोला? एक्सपेल्ड? क्यों? वो गाय ऐसे
एक्सप्रेशन देता है जैसे इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हो। मैं ऐसी बात खुद से बनाऊंगा नहीं। हमारी टीचर ने खुद कल आफ्टरनून में हमें बताया था। जैसे ही वो अपनी बात फिनिश करता है, टीचर क्लासरूम में एंटर करती हैं और पोडियम पर टैप करती हैं। एवरीवन सेटल डाउन, क्लास स्टार्ट हो रही है। मैं तुरंत टीचर के पास भाग कर जाता हूँ और अर्जेंटली पूछता हूँ, मैम ये लोग कह रहे हैं कि मुझे एक्सपेल कर दिया गया है। वो मुझे कोल्डली देखती हैं। जैसा तुम सुन रहे हो बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारी सारी थिंग्स ऑलरेडी पैक कर दी गई हैं, उन्हें लेकर चले जाओ। मैं कंप्लीटली स्टन रही आता हूँ। लेकिन क्यों? उनकी ब्राउज फरो हो जाती हैं और उनकी टोन आइस कोल्ड रहती है। अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस। अगर इस वजह से तुम्हें एक्सपेल नहीं किया जाएगा तो फिर किस वजह से किया जाएगा? अब मैं डेस्परेट हो जाता हूँ। लेकिन कल मुझे किसी ने फोर्सफुली क्लास से बाहर खींच लिया था, सबने देखा था, और मैंने उसी आफ्टरनून आपको टेक्स्ट करके बाकी दिन की छुट्टी भी मांगी थी। वो मुझे बीच में ही कट कर देती हैं, क्लियरली अनॉयड। इनफ इनफ, ये सब एक्सक्यूजेस रहने दो। ये डिसीजन डायरेक्टली प्रिंसिपल की तरफ से आया है। योर एक्सपेल्ड रोहन। मैं वहीं फ्रीज हो जाता हूँ। मेरा माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था। ये सब हुआ कैसे? तभी एक क्लासमेट बाहर से अंदर आता है और मुझे आवाज देता है, रोहन तुमसे मिलने कोई आया है। मैं मुड़कर देखता हूँ और डोर पर मेरा डैड खड़ा था। मेरा अपना डैड। क्या मिरेकल था! मेरे डैड एक्चुअली मुझे स्कूल में पर्सनली मिलने आए थे। जैसे ही हमारी आईज मीट होती हैं, वो मुझे वार्मली वेव करते हैं और जेस्चर करके बाहर आने को कहते हैं। कल के स्लैप की स्टिंग अभी भी मेरे माइंड में फ्रेश थी और ऑनेस्टली मेरा मन था कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूं जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनके पास चला जाता हूँ। मेरी टोन बिल्कुल फ्रेंडली नहीं। क्या चाहिए? वो मुझे गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। रोहन मेरी बात सुनो, कल जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। मैं रॉन्ग था, इसलिए मैं आज सुबह इतनी जल्दी यहाँ आया हूँ ताकि पर्सनली तुमसे अपोलोजाइज कर सकूं। ये सुनकर पता नहीं क्यों मैं अपनी गेज नीचे कर लेता हूँ और कुछ नहीं बोलता। चलो कहीं जाकर बात करते हैं, सिर्फ हम दोनों। वो मुझे बैग से हल्का सा पुश करते हुए बाहर ले जाते हैं। मैं भी रिफ्यूज नहीं करता और उनके साथ स्कूल के सामने वाले डेजर्ट शॉप में चला जाता हूँ। जैसे ही हम बैठते हैं, वो मेन्यू की तरफ पॉइंट करके पूछते हैं, जो मन करे ऑर्डर करो। मैंगो मूस केक कैसा रहेगा? तुम्हारा ब्रदर इसे बहुत पसंद करता है, वो तो एक बार में सेवरल पीसेस मांग लेता है। मैं मेन्यू में उसकी प्राइस देखता हूँ। एक स्लाइस के 40 बक्स, मेरे 2 दिन के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि मुझे मैंगो से बहुत ज्यादा एलर्जी है। एक बाइट भी खा लूं तो हेड से लेकर टो तक पूरे बॉडी पर रैशेस निकल आते हैं। मेरे डैड की आंखों में एक पल के लिए पैनिक दिखाई देता है और वो तुरंत अपनी बात बदल देते हैं। राइट, तिरामिसू कैसा रहेगा? वो तो ठीक होना चाहिए। मैं सामने रखे वाटर ग्लास को दोनों हाथों से पकड़ लेता हूँ और चुपचाप हाँ में सर हिला देता हूँ। डेजर्ट का ऑर्डर वेटर को देने के बाद मेरे डैड फाइनली अपना वो फेक गिल्टी एक्ट छोड़ देते हैं और सीधे असली बात पर आ जाते हैं। रोवन, कल हॉस्पिटल वाली एशकॉम फैमिली की यंगर डॉटर याद है? तुम्हें याद है ना? मैं एक पल के लिए रुकता हूँ और तुरंत उस डेलिकेट अडोरेबल लिटिल गर्ल का चेहरा मेरे दिमाग में आ जाता है। मैं ठंडे टोन में जवाब देता हूँ, हाँ याद है। मेरे डैड अपनी रिस्ट वॉच के साथ नर्वस होकर उंगलियां चलाते हैं। उनकी आवाज में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। कल जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें पूरी गलती हमारी फैमिली की थी। और हाँ, वो अब ठीक है, लेकिन तुम भी जानते हो एशकॉम फैमिली की पावर के सामने अगर वो सच में हम पर केस करना चाहें तो विटलॉक ग्रुप के पास बचने का कोई चांस नहीं है। वो एक पल के लिए रुकते हैं, फिर आखिरकार अपनी असली बात सामने रख देते हैं। एशकॉम फैमिली ने क्लियरली कह दिया है कि अगर तुम पर्सनली उनकी यंगर डॉटर का पूरे 1 महीने तक ख्याल रखो, जब तक वो कंप्लीटली रिकवर नहीं हो जाती, तो वो इस पूरे मैटर को यहीं खत्म कर देंगे। हमारी फैमिली के खिलाफ कोई और एक्शन नहीं होगा। ये सुनते ही मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है। उनकी अपॉलॉजी, अचानक से दिखाई गई फादरली कंसर्न, सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग थी जो मेरे लिए की जा रही थी। असली रीजन ये था, और मैं कितना बेवकूफ था कि एक पल के लिए मैंने सच में मान लिया कि जो आदमी 5 साल से मेरे साथ इतना कोल्ड रहा, उसके अंदर अचानक से कॉन्शियस जाग गया है कि उसे याद आ गया है कि उसका एक बेटा भी है और शायद वो सच में मेरी केयर करता है। मैं तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो जाता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी हो जाती है। मैं नहीं करूंगा। विवियन ने जो मेस क्रिएट किया है, मैं उसे क्यों क्लीन अप करूं? मेरी डिटर्मिनेशन देखकर मेरे डैड का टोन बदल जाता है। अब उनकी आवाज में रिक्वेस्ट और डेस्परेशन दोनों आ जाते हैं। रोहन, अभी हमारी फैमिली को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं उन्हें गुस्से से घूरता हूँ। मेरी आंखों में रेज साफ दिख रहा था। मैं एक एक वर्ड को जोर देकर बोलता हूँ, एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, मैं उस औरत की गलतियों की कीमत कभी नहीं चुकाने वाला। मैं इतना सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूँ और मैं इतना फॉरगिविंग भी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी रिक्वेस्ट करने से बात नहीं बनी तो मेरे डैड का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उनकी आवाज डार्क हो गई। ये मत भूलना, तुम्हें ऑलरेडी स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है। मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं, मेरी आवाज हल्की सी कांप जाती है। ये मत कहना कि मुझे एक्सपेल करवाना तुम्हारा ही काम था। वो मुझे फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। उनका टोन बिल्कुल कैजुअल था, लेकिन उनकी हर बात सीधा दिल पर लग रही। मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब तुम्हारे पास वापस जाने के लिए कोई स्कूल नहीं है, लेकिन अगर तुम ये काम करने के लिए अग्री करते हो तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर तुरंत किंग्सली एकेडमी में करवा दूंगा। तुम कल से ही वहाँ क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। इस ऑर्डिनरी स्कूल में फंसे रहने के बजाय
मेरी फिस्ट्स इतनी जोर से बंद हो जाती हैं कि नेल्स मेरी पाम्स में धंस जाते हैं। मेरे अंदर रिजेंटमेंट उबल रहा था, लेकिन मैं अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटता। दांत भींच कर बोलता हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ, नहीं, इस बात पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। ये देखकर कि मैं बिल्कुल भी नहीं मान रहा, मेरे डैड आखिरकार अपना कंट्रोल खो देते हैं। वो टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए खड़े हो जाते हैं और सीधा मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाते हैं, इतने सालों तक मैंने तुम्हें पाला है और तुम मेरे लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियस नहीं बचा। जितने साल तक मैं किसी डॉग को पालूं, वो भी ग्रेटिट्यूड में अपनी टेल हिलाता। फिर उनका टोन बदल जाता है और अब वो अपना सबसे क्रूअल कार्ड खेलते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, अगर तुम अगले महीने अपनी माँ की सर्जरी के लिए मना करते हो तो मेरी तरफ से तुम्हें उस सर्जरी के लिए एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसकी सर्जरी अगले महीने है ना। पैसे के बिना मैं देखना चाहता हूँ कि 5 साल से कोमा में पड़ी उस औरत को जिंदा रखने का तुम क्या इंतजाम करते हो। ये वर्ड्स मेरी सबसे वीक स्पॉट पर बिल्कुल सही जगह जाकर लगे। मैं अपने लोअर लिप को इतनी जोर से काट लेता हूँ कि वो व्हाइट पड़ जाता है और मेरे मुंह में ब्लड का टेस्ट भर जाता है। काफी देर की टेंस साइलेंस के बाद आखिरकार मैं हार मान लेता हूँ। दांत भींचकर मैं सिर्फ 3 वर्ड्स बोलता हूँ, ठीक है, मैं जाऊंगा। मेरे डैड के चेहरे पर तुरंत रिलीफ आ जाता है। वो बिना वक्त गवाए अपना फोन निकालते हैं और कार अरेंज करने के लिए कॉल कर देते हैं ताकि मुझे सीधा एशकॉम एस्टेट ले जाया जा सके। मीनवाइल उस स्प्रॉलिंग लग्जरी मैंशन के अंदर वेस्पर डाइनिंग टेबल के हेड पर ग्रेसफुली बैठी लंच कर रही होती है। उसका कंपोजर बिल्कुल परफेक्ट था। आज का मील भी काफी एलिगेंट था। एक फाइन व्हाइट पोर्सिलेन बोल में फ्रेग्रेंट राइस, जिसके आसपास 7 या 8 ब्यूटीफुली प्रिपेयर्ड हॉट डिशेस रखे हुए थे। वेस्पर धीरे धीरे सूप का सिप लेती है, फिर उसकी नजर पास रखी हाई चेयर पर जाती है जहां एक छोटी सी फिगर अपनी चिन पर हाथ रखे बैठी है और अपने बोल में रखे राइस को चॉपस्टिक से बिना किसी पर्पस के इधर उधर कर रही है। वेस्पर फ्लैट टोन में बोलती है, पॉपी, क्या तुम सीरियसली राइस के ग्रेन्स काउंट कर रही हो? वाह, तुम्हें कैसे पता? पॉपी की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती है। वो प्राउडली अपना फेस ऊपर करती है। मैं अब मैथ्स में बहुत अच्छी हो गई हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए काउंट करती हूँ। इतना कहकर वो पूरी सीरियसनेस के साथ अपना स्पून उठाती है और अपने बोल का राइस स्पूनफुल बाय स्पूनफुल वेस्पर के बोल में डालने लगती है। वो धीरे धीरे नंबर्स मटर करती है, 1 2 3। वेस्पर अपने चॉपस्टिक्स बोल के एज पर सीधे रख देती है और चेयर पर पीछे लीन कर लेती है। फिर आर्म्स क्रॉस करके वो पॉपी को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूरती है। पॉपी का छोटा सा बॉडी तुरंत झटक जाता है। वो सीधी होकर बैठ जाती है और अपने हाथ ओबीडियंटली लैप में रख लेती है, जैसे अब 1 इंच भी मूव करने की हिम्मत ना हो। वेस्पर की वॉइस काम और कोल्ड रहती है, लेकिन उसमें एक अनमिस्टेकेबल प्रेशर था। कल हॉस्पिटल में तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? एक पूरा मंथ पिकी ईटिंग नहीं करो। ऑलरेडी भूल गई? पॉपी अपनी बड़ी बड़ी आंखें ब्लिंक करती है और एकदम इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती है। मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था, सर पर चोट लगी थी ना मुझे। अब मुझे वैसे भी ज्यादा कुछ याद नहीं है। वेस्पर एक कोल्ड लाफ लेती है। उसका टोन कैजुअल था, लेकिन वो सीधा पॉपी के वीक स्पॉट पर हिट करती है। ओह रियली? तो फिर तुम उस बॉय को भी भूल जाओ, क्योंकि अब तुम उससे इस लाइफ टाइम में दोबारा कभी नहीं मिलोगी। पॉपी तुरंत पैनिक कर जाती है। वो वेस्पर की आईसी एक्सप्रेशन को देखती है और हर्ट होकर स्निफल करती है और अगले ही सेकंड वो अपना सर पीछे करती है और जोर जोर से रोने लगती है। वेस्पर बहुत मीन है, हमेशा मुझे ही तंग करती रहती है। मुझे अब तुम अपनी सिस्टर नहीं चाहिए। एक बार पॉपी रोना शुरू कर दे तो वो सिर्फ हल्की सी सिसकियां नहीं होती, सीधा फुल ऑन पूरे मैंशन को हिला देने वाला मेल्टडाउन होता है और कोई भी उसे कुछ भी कहकर चुप नहीं करा सकता। वेस्पर, जिसे बाकी दुनिया एक अनस्टॉपेबल जीनियस समझती है जो कुछ भी कर सकती है, शायद एक रोते हुए बच्चे को कंफर्ट करने में सबसे ज्यादा बेकार थी। वो फ्रस्ट्रेशन में अपना टेम्पल रब करती है और पास खड़े स्टाफ की तरफ कोल्ड नजर से देखती है। तुम सब स्टैचूज हो क्या? खड़े रहने के बजाय जाकर उसे कंफर्ट करो। स्टाफ पैनिक में तुरंत पॉपी के पास पहुंचते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, पॉपी उतना ही जोर से रोने लगी है। उसकी सॉब्स और लाउड होती जाती हैं। वेस्पर की ब्राउ फरो हो जाती है और वो एक और लाइन बोल देती है, पॉपी, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं सच में इंश्योर करूंगी कि तुम उससे दोबारा कभी ना मिलो। जैसे ही वो ये बोलती है, पॉपी का रोना तुरंत एक और लेवल ऊपर चला जाता है। स्टाफ अंदर ही अंदर चीखने लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके फेसेस पर कुछ भी दिखाने की हिम्मत नहीं थी। प्लीज मिस वेस्पर, अब और नाइफ मत ट्विस्ट कीजिए। लेकिन वेस्पर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन और खराब कर रही है। वो अपना कोल्ड एक्सप्रेशन मेंटेन करते हुए एक और वार्निंग देती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये मत सोचना कि रोना मुझ पर काम करेगा। तुम जानती हो ये ट्रिक मेरे सामने नहीं चलती। स्टाफ की हालत ऐसी थी जैसे वो खुद रोने वाले हों। प्लीज मिस वेस्पर, बस कीजिए। तभी बटलर जल्दी से वहां आता है। वो हल्का सा बो करके रिपोर्ट करता है, मिस वेस्पर, मिस्टर रोवन आ गए हैं। वेस्पर कुछ रिस्पॉन्ड कर पाती उससे पहले ही पॉपी, जो कुछ सेकंड्स पहले तक पूरी जान लगाकर रो रही थी, एकदम से चुप हो जाती है। एक हिकअप तक नहीं। वेस्पर साइड से उसकी तरफ देखती है। उसका टोन ड्राई था। व्हाट? अब रोना बंद? पॉपी की आंखों के कोने में अभी भी आंसू चिपके हुए थे। वो अपनी ग्लॉसी चमकती आंखों से ब्लिंक करती है। आवाज अभी भी थोड़ी चोक्ड अप थी, लेकिन उसमें छुपी एक्साइटमेंट को वो बिल्कुल हाइड नहीं कर पा रही थी। रोवन सच में आ गया है, उसे अभी अंदर बुलाओ। बटलर वहीं रुककर वेस्पर के सिग्नल का वेट करता है। वेस्पर आराम से अपने माउथ के कॉर्नर को नैपकिन से दबाती है और फिर फ्लैट टोन में कहती है, उसे अंदर आने दो। बटलर के पीछे पीछे एशकॉम एस्टेट में एंटर करते ही जगह की
शेयर लग्जरी ऑलमोस्ट आंखें चुंधिया देने वाली थी। मैं खुद से सोचने लगता हूँ, या मैं डेफिनेटली बस एक ब्रोक किड हूँ जिसने कभी रियल वेल्थ देखी ही नहीं है। इतनी बड़ी मैंशन में रहने वाले लोग खुद कभी लॉस नहीं होते क्या? थोड़ी दूर से मुझे डाइनिंग टेबल पर वो शार्प और कमांडिंग प्रेजेंस वाली लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, और जैसे ही पॉपी मुझे देखती है वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि लगता है व्हील चेयर से ही जंप कर देगी। एशकॉम फैमिली ने एक प्राइवेट डॉक्टर हायर करके उसे घर पर रिकवर करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन कल बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी लेग अभी भी थिक बैंडेजेस में रैप थी, जिससे वो एक छोटे से मोटे बंडल जैसी लग रही थी। किसी की हेल्प के बिना वो 1 इंच भी मूव नहीं कर सकती थी, और क्लियरली ये बात उसे इरिटेट कर रही थी क्योंकि वो व्हील चेयर में इधर उधर हिलती डुलती हुई मुझे देख रही थी। पॉपी को इतना अडोरेबल देखकर मेरा दिल वहीं पिघल जाता है। मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ, नीचे क्राउच होकर स्माइल करते हुए पूछता हूँ, पॉपी आज कैसा फील कर रही हो? तुम इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसी हो गई? पॉपी ग्रिन करती है, उसकी आंखें खुशी से सिकड़ जाती हैं। वो ब्राइट टोन में जवाब देती है, वेस्पर ने कहा हॉस्पिटल घर जितना अच्छा नहीं है और डॉक्टर्स भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो मुझे आज सुबह ही घर वापस ले आई। मेरा माउथ हल्का सा ट्विच करता है। मैं पीछे खड़ी वेस्पर की तरफ देखता हूँ और इंस्टिंक्टिवली अपनी बैंग्स को नीचे खींचकर फोरहेड को कवर करता हूँ। फिर पोलाइटली बोलता हूँ, तो मेरे डैड ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। इस पूरे मंथ में पॉपी का अच्छे से ख्याल रखूंगा जब तक उसकी लेग कंप्लीटली हील नहीं हो जाती। ऑनेस्टली पूरे एक्सीडेंट के बदले सिर्फ 1 मंथ पॉपी की केयर करके विटलॉक ग्रुप का बच जाना ऑलरेडी एक बार्गेन है। लेकिन वेस्पर इस सिचुएशन को बिल्कुल अलग तरह से देखती थी। अगर पॉपी सुबह से रात तक कंटिन्यूअसली उस बॉय से मिलने की जिद ना करती जिसने उसकी जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट किया था, तो वेस्पर कभी भी इस आदमी को एस्टेट के आसपास भी आने नहीं देती। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? वेस्पर कोल्डली अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। वो अपना स्पून उठाकर सूप पीना कंटिन्यू करती है, जैसे उसने मेरी एक भी बात सुनी ही ना हो। मुझे एक बार भी ग्लांस नहीं करती। बाहर से मैं अपने फेस पर पोलाइट स्माइल मेंटेन रखता हूँ, लेकिन अंदर से मेरी आंखें इतनी जोर से रोल कर रही होती हैं कि ऑलमोस्ट दर्द होने लगता है। ये आइस क्वीन, मैं लिटरली तुमसे बात कर रहा हूँ, एक बार रिप्लाई करने से क्या तुम्हारी जान चली जाएगी? कितनी रूड है। हमारे पास खड़ा बटलर जो सिचुएशन को समझने में काफी शार्प था, ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए तुरंत बीच में आ जाता है। मिस्टर रोमन, प्लीज मिस पॉपी को थोड़ा समझा दीजिए। कल ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका बॉडी ऑलरेडी वीक है और अभी उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। लेकिन हमारी मिस पॉपी फूड को लेकर बहुत पिकी है, कोई भी उन्हें कन्विंस नहीं कर पाता। अभी थोड़ी देर पहले ही खाना रिफ्यूज करने की वजह से मिस वेस्पर ने उन्हें डांट डांट कर रुला दिया था। अभी जाकर मेरी नजर पॉपी की आंखों के कॉर्नर्स पर पड़ती है, जहां आंसू अभी भी पूरी तरह ड्राई नहीं हुए थे। और ऑनेस्टली यहाँ आने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस सब में एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करना है। मैं तुरंत खड़ा होता हूँ और पूछता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए किचन यूज कर सकता हूँ? बटलर वेस्पर की तरफ देखता है। वेस्पर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना देखकर वो तुरंत सिर हिला देता है। ऑफ कोर्स मिस्टर रोवन, प्लीज मेरे साथ आइए। 15 मिनट बाद मैं एक छोटी ट्रे लेकर वापस आता हूँ। ध्यान से देखो तो ट्रे पर रखा फूड अलग अलग क्यूट कार्टून डिजाइन्स में शेप किया गया था। कैरेट्स और वेजिटेबल्स को छोटे छोटे ट्रीज और फ्लावर्स की शेप दी गई थी, और सिंपल व्हाइट राइस को भी एक छोटे से बेयर की शेप में मोल्ड किया गया था। जो मील पहले बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था, वो अब एकदम प्लेफुल और देखने में डिलाइटफुल हो गया था। मैं ट्रे पॉपी के सामने रख देता हूँ और स्माइल करते हुए उसे एनकरेज करता हूँ, देखो पॉपी, इसे ट्राई करोगी? पॉपी की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वो एक्साइटमेंट में बार बार सर हिलाती है। यस यस, ये तो बहुत अच्छा है। वो तुरंत स्पून लेकर खाने पर टूट पड़ती है। एक के बाद एक बाइट वो पूरे एंजॉयमेंट के साथ खाने लगती है। उसमें पिकी ईटिंग का नामो निशान नहीं था। पॉपी वैसे भी ऐसी लड़की थी जो किसी से ज्यादा देर तक ग्रज नहीं रखती। मील के बीच में वो वेस्पर की तरफ मुड़ती है। उसके फेस पर अडोरेबल एक्सप्रेशन था और वो प्राउडली अपना स्पून ऊपर उठाती है। वेस्पर, तुम भी ट्राई करोगी? ये राइस बॉल अमेजिंग है। वेस्पर डिसमिसिव सा स्कॉफ करती है, चाइल्डिश, ये सब बस राइस ही तो है। उन्होंने इसे पिक की शेप में मोल्ड कर दिया और तुम्हें लगने लगा कि इसका टेस्ट बेटर हो गया। मैं ऑलमोस्ट अपनी सांस में ही चोक कर जाता हूँ। वेट, वो क्लियरली बेयर था। पॉपी राइस बॉल का एक बड़ा बाइट लेती है, उसके छोटे चीक्स पूरे भर जाते हैं और वो माउथफुल होने के बावजूद अपनी बात डिफेंड करने लगती है, लेकिन ये रियली रियली गुड है। वेस्पर इसके बाद कुछ नहीं कहती। पिकी ईटिंग हमेशा से पूरे एशकॉम हाउस होल्ड का सबसे बड़ा हेडेक रहा था, और फिर भी ये आदमी बस कुछ चीजों का शेप चेंज करके समहाउ उसे बिना किसी फाइट के हैप्पीली खिला रहा था। अपना मील ऑलरेडी फिनिश कर चुकी वेस्पर अपना एलिगेंट व्हाइट पोर्सलिन टी कप उठाती है और ग्रेसफुली एक सिप लेती है, फिर फ्लैट टोन में कहती है, खुद को लकी समझो कि तुम्हारी ये छोटी सी ट्रिक कम से कम अभी के लिए उसे बेवकूफ बनाने में सक्सेसफुल हो गई, वरना तुम और भी यूजलेस लगते। रोहन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो दांत भींच कर पूछता है, वेस्पर, तुम्हें हर वक्त इसी तरह बात करनी जरूरी है क्या? वेस्पर बिल्कुल रिलैक्स रहती है और चाय पीते हुए कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे कुछ अच्छा बोलने की जिम्मेदारी लेती हूँ? उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली पता चल रहा था कि उसके लिए रोवन का पॉपी की केयर करना कोई एहसान नहीं, बल्कि अपनी फैमिली के एक्सीडेंट की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोवन अंदर ही अंदर इतना इरिटेट होता है कि उसका मन करता है कि चाय की पूरी केतली वेस्पर के फेस पर डाल दे, लेकिन तभी उसकी नजर टी सेट पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपना एटीट्यूड बदलकर बहुत स्वीट और ओबीडियंट बन जाता है। टी पॉट उठाकर वेस्पर से कहता है, वेस्पर, मुझे पता है पॉपी का एक्सीडेंट मेरी फैमिली की गलती, मैं अपनी फैमिली की तरफ से
आपसे कॉम्पनसेशन करने और सब ठीक करने आया हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे नाराज मत हो। वो वेस्पर के कप में चाय पोर करता है, फिर जानबूझकर स्लिप होने का ड्रामा करता है। ओ नो, गरम चाय वेस्पर के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वेस्पर की रिएक्शन लाइटनिंग फास्ट होती है। वो तुरंत खड़ी होकर साइड में हट जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि चाय वेस्पर पर गिरने के बजाय रोवन के खुद के फेस और क्लोथ्स पर गिर जाती है और कप चेयर पर गिरकर टूट जाता है। रोवन अपना फेस साफ करते हुए फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, वेस्पर तुम साइड में क्यों हटी? वेस्पर आर्म्स क्रॉस करके बिल्कुल काम एक्सप्रेशन में जवाब देती है, साइड में न हटती तो क्या होता? क्या मैं जानबूझकर चाय में भीगने के लिए खड़ी रहती? फूल। यानी वेस्पर को रोवन की फेक स्लिप वाली चाल समझ आ गई थी। रोवन तुरंत इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है, मुझे बदनाम मत करो, मैं सच में स्लिप हुआ था। वेस्पर उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। वो कोल्डली कहती है, अगली बार ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथ ऐसे ना कांपे। फिर वेस्पर एक और बंद गिरा देती। वैसे जो कप तुमने अभी तोड़ा है उसकी कीमत $10,000 है और बटलर को ऑर्डर देती है, रोवन के जाने से पहले इसका बिल सेटल कर देना। बटलर तुरंत समझ जाता है कि वेस्पर को $10,000 के कप की एक्चुअली कोई परवाह नहीं है, वो बस रोवन को उसकी ही चाल का मजा चखा रही है। बटलर रोवन को देखकर अंदर ही अंदर सिंपैथी फील करता है। बेचारा यंग मास्टर खुद ही इस स्कीमिंग यंग लेडी को प्रोवोक कर रहा है। क्या ये खुद ही मुसीबत को बुलाना नहीं था? मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, बिल्कुल डम स्ट्रक। किसने सोचा था कि एक कप की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है? अगर मुझे पता होता तो मैं ये स्टूपिड प्रैंक कभी नहीं करता। मैंने अपना सारा प्राइड साइड में रख दिया और मिजरेबल फेस बनाकर रिक्वेस्ट की, वेस्पर मुझसे गलती हो गई, ठीक है मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। वेस्पर ने कोल्ड लाफ किया, अपनी ये फेक स्माइल बंद करो, देखने में अनोइंग लगती है। मैंने तुरंत स्माइल हटा ली और पूरी सिंसेरिटी से कसम खाते हुए कहा, आई प्रॉमिस दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। उसने मेरी तरफ देखा और फ्लैटली बोली, अगर तुम अपनी फैमिली का डेट चुकाना चाहते हो तो कम से कम थोड़ी रियल सिंसेरिटी तो दिखाओ। मैंने जल्दी से नोट किया, आई अंडरस्टैंड, मैं खुद को कंट्रोल में रखूंगा। पॉपी ने तब तक मेरा बनाया हुआ खाना ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था। अपने गोल से पेट पर हाथ फेरते हुए वो मेरे लिए बोलने से खुद को रोक नहीं पाई, वेस्पर रोआन को बुली मत करो। सच में पॉपी तो हेवन से भेजी हुई एंजल थी। वेस्पर जैसी डीमन की इतनी स्वीट और अडोरेबल छोटी सिस्टर कैसे हो सकती थी? ये तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड ही होना चाहिए था। वेस्पर ने अपनी सिस्टर की बात को इग्नोर किया और उसकी कोल्ड नजर सीधा मुझ पर टिक गई। ध्यान से सुनो, मैं मानता हूँ कि तुम मेरी सिस्टर को कोक्स करने में अच्छे हो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा माइंडलेस फूल्स पसंद नहीं है। इसीलिए जब जरूरत ना हो मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना। इतना कहकर वो अपनी लॉन्ग लेग्स के साथ मुड़कर सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई। जाते जाते उसने एक सर्वेंट से कहा, मेरे रूम में 1 कप कॉफी ले आना। आज आफ्टरनून में मैं न्यू कोड लिख रही हूँ, इसलिए कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं दांत भींचकर तब तक वेट करता रहा जब तक वो मेरी नजरों से दूर नहीं हो गई। फिर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मैंने टेबल के लेग पर हल्की सी किक मारी और खुद से मटर किया। मुझे सच में उस औरत का इतना हाई एंड माइटी एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ये वर्ड्स दिमाग से निकले भी नहीं थे कि वेस्पर के फुटस्टेप्स अचानक रुक गए। उसने अपना हेड थोड़ा सा घुमाया, पीछे से आ रही लाइट के अगेंस्ट उसका स्टनिंग प्रोफाइल क्लियरली नजर आ रहा था और उसकी आईज बिल्कुल आईसी थी। कुछ कहना है? उसकी नजर का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, तुम जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो, पहले 10 ग्रैंड पे करो। मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी उस एक लुक से तुरंत खत्म हो गई। मेरे पास बस एक ऑकवर्ड स्माइल रह गई। मैंने तुरंत फॉनिंग टोन में कहा, नहीं मुझे बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी कंपनी के गेम्स तो बहुत पॉपुलर हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी उन्हें प्ले करते हैं। वेस्पर के सामने मुझे सच में समझ आ गया कि पूरी तरह से डिफीटेड होना कैसा फील होता है। मैं अपने आर्म्स झीले लटकाए हुए वापस टेबल की तरफ चला। पॉपी ने मुझे देखते ही सीरियसली कंफर्ट करने की कोशिश की। रोवन, इससे पर्सनली मत लो, मेरी सिस्टर एक्चुअली अच्छी पर्सन है, राइट? मुझे ऑनेस्टली समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी वो अच्छाई छुपी कहाँ थी। मैं दांत पीसने लगा और उंगलियों पर एक एक करके काउंट करते हुए पॉपी को उसकी फ्लॉज बताने लगा। एरोगेंट, शार्प टंग्ड और पूरा वाइब किसी रूथलेस कॉर्पोरेट टायरेंट जैसा है। एंड ऑल्सो रोवन, पॉपी ने मेरी स्लीव खींच ली। उसका छोटा सा फेस सडनली अलार्म से भर गया और वो डर डर के मेरे पीछे पॉइंट करने लगी। मेरे पास टर्न होने का टाइम भी नहीं था कि बोन चिलिंग प्रेशर मेरे ऊपर से गुजरा। नो वे! एक रस्टी रोबोट की तरह मैंने धीरे धीरे अपना हेड घुमाने लगा और सामने वेस्पर का ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल फेस था। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था, एक आईब्रो रेस थी और उसकी वॉइस इतनी कोल्ड थी कि कोई भी फ्रीज हो जाए। एंड ऑल्सो व्हाट? गो ऑन। मैंने अपना लिप बाइट किया और दिमाग में जल्दी जल्दी कुछ बोलने के लिए सोचने लगा। मेरा मतलब, यू आर एरोगेंट और शार्प टंग तो हैं ही, लेकिन आप इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल भी हैं। सिर्फ प्रिटी नहीं, एक्चुअली बहुत एलिगेंट भी हैं। बोलते हुए मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने बैंग्स खींचकर फोरहेड के ऊपर और नीचे कर लिए और पैनिक में ऐड किया। एंड और भी गुड पॉइंट्स हैं, मैं उनके बारे में सोचने के बाद बताऊंगा। वेस्पर ने साइड में रखा हुआ लैपटॉप उठाया और मुझे एक ऐसी नजर से देखा जिसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। पॉपी ने अपनी बड़ी वाटरी आईज से सिस्टर को देखा और स्वीटली पूछा, वेस्पर, क्या रोवन के लिए एक रूम रेडी करवा सकती हो? जवाब में एक कमांडिंग वॉइस आई जिसमें आर्ग्यूमेंट की बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। नो, बिल्कुल फ्लैट और फाइनल।
पॉपी के लिप्स तुरंत पाउट में आ गए और उसके पूरे फेस पर हर्ट साफ दिखने लगा। व्हाई नॉट? क्या हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि जब तक मेरी लेग कंप्लीटली हील नहीं हो जाती रोवन यहीं रुककर मेरी केयर करेगा? वेस्पर की स्लेंडर ब्राउज सिकुड़ गई और उसका टोन आइसी हो गया। बिकॉज मुझे एक ऐसे फूल के साथ सेम रूफ के नीचे रहने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जो किसी की प्रॉपर फ्लैटरिंग तक नहीं कर सकता। मैंने अंदर ही अंदर आंखें घुमाई जैसे मुझे वैसे भी वहां मूव इन करने का बहुत शौक हो। पूरे आफ्टरनून वेस्पर अपने रूम में ही बंद होकर काम करती रही और पूरे दिन मुझे दोबारा उसकी शक्ल तक देखने को नहीं मिली। डिनर के टाइम तक मैंने अपनी लिटिल बंडल के लिए एक स्पेशल क्रिएटिव किड्स मील बना दिया। उसे खाना खाते हुए देखकर मैंने कैजुअली पूछा, तुम्हारी सिस्टर को ऐसी नहीं जाना होता क्या? मुझे लगता है मैंने सुना था कि वो अभी अभी 18 की हुई है। पॉपी ने अपना छोटा सा हेड शेक किया और प्राउडली बोली, मेरी सिस्टर को सोफोमोर ईयर में ही एक टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी में गारंटीड स्पॉट मिल गया था, इसलिए अब वो स्कूल जाए या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में लोगों के बीच का गैप इतना बड़ा भी हो सकता है। मेरे ग्रेड्स बुरे नहीं थे लेकिन उस लेवल के कंपैरिजन में मैं अभी भी मिलियन माइल्स दूर था। हेवन सच में अनफेयर था। उसने लगभग सारी ब्लेसिंग्स एक ही लड़की को ऊपर वाले फ्लोर पर दे दी थी। मैंने वॉल पर लगी क्लॉक की तरफ देखा। ऑलरेडी रात के 8 बज चुके थे। मैं खड़ा हुआ और पॉपी को गुड बाय कहने लगा। पॉपी, मुझे अब घर जाना होगा। पॉपी ने तुरंत अपनी छोटी स्पून नीचे रख दी। उसकी सफायर जैसी आंखों में एकदम से वरी भर गई और वो मुझे ध्यान से देखने लगी। कल वापस आओगे? मैं मुस्कुराया और उसके सॉफ्ट से चीक को हल्का सा पिंच करते हुए जेंटली बोला, मैं तुम्हारी लेग कंप्लीटली हील होने तक एवरीडे तुम्हारी केयर करूंगा। ये वही डील थी जो मैंने अपने फादर के साथ की थी। मैं 1 मंथ तक पॉपी की केयर करूंगा और बदले में मेरे फादर मुझे किंग्सली एकेडमी में ट्रांसफर करवाएंगे और मेरी मदर की अपकमिंग सर्जरी का खर्चा उठाएंगे। और इसी बात ने मुझे याद दिलाया कि कल मुझे किंग्सली एकेडमी में रिपोर्ट करना था, इसलिए मुझे घर जाकर पैकिंग भी करनी थी। ये सोचकर मैंने एक बार फिर पॉपी के हेड पर हाथ फेरा और अपनी वॉइस सॉफ्ट कर दी। एक्चुअली कल से मैं स्कूल भी जाऊंगा, इसलिए शायद मैं तुमसे सिर्फ स्कूल के बाद और हॉलीडेज वाले दिन ही मिल पाऊंगा। ये सुनते ही पॉपी का छोटा सा फेस तुरंत उदास हो गया और उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट भर गया। तो क्या इसका मतलब है कि कल मुझे तुम्हारा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा? मैंने आंख मारी और उसे सस्पेंस में रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो कल सुबह उठकर खुद देख लेना। पॉपी की आंखें तुरंत तारों की तरह चमक उठी और उसका पूरा चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। मेरे जाते ही कुछ सेकंड्स पहले तक एनर्जी से भरी पॉपी एक पंक्चर्ड बलून की तरह ढीली पड़ गई और व्हील चेयर में उदास होकर बैठ गई। एक सर्वेंट उसकी व्हील चेयर को सेकंड फ्लोर पर ले गया। वहां पॉपी ने वेस्पर के रूम के दरवाजे पर नॉक किया और धीरे से दरवाजा खोलकर अपना छोटा सा सिर अंदर किया। वेस्पर, मैं बेड पर जाने के लिए रेडी हूँ, क्या तुम मुझे एक स्टोरी सुना सकती हो? वेस्पर अभी अभी कोड का एक पीस कंप्लीट करके खत्म हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे का आधा हिस्सा शैडो में छुपा हुआ था। उसके फीचर्स मुश्किल से नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में साफ थकान थी, लेकिन उस थकान ने भी उसकी प्रेजेंस को कम नहीं किया था, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी फ्राजाइल और इनडिस्क्राइबेबल क्वालिटी आ गई, जिसकी वजह से वो और भी कैप्टिवेटिंग लग रही थी। वो खड़ी हुई, डेस्क लैम्प की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे ऑफ कर दिया। फिर वार्म टोन में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी। अपनी सिस्टर को सुलाने के बाद रात के 10 बज चुके थे। तभी वेस्पर को अचानक हल्का सा भूख का एहसास हुआ। वो नीचे किचन में गई, फ्रिज खोला और तुरंत उसकी नजर सबसे ऑब्वियस जगह पर रखी एक प्लेट पर पड़ी। वो वही क्रिएटिव किड्स मील था जो मैंने पहले बनाया था और उसके ऊपर एक नोट लगा हुआ था, कल सुबह खाने से पहले बस इसे थोड़ा वार्म कर लेना। वेस्पर हल्की सी हंसी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये पॉपी के लिए बनाया गया था। फिर भी उसने अपनी स्लेंडर फिंगर से वही राइस बॉल उठाया जिसका मजाक उसने दिन में ये कहकर उड़ाया था कि वो पिग जैसा दिखता है, और बिना किसी वजह के उसका एक बाइट ले लिया। टेस्ट्स ऑफुल, उसने डिस्डेनफुली कहा, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। एक बाइट के बाद दूसरा बाइट और देखते ही देखते पूरा राइस बॉल खत्म हो गया। एक भी टुकड़ा नहीं बचा। अगली सुबह वेदर ने भी साथ नहीं दिया। हल्की बारिश लगातार हो रही थी। रश आवर की ट्रैफिक की वजह से लेट होने के डर से मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा जल्दी उठ गया ताकि सबसे पहली बस पकड़ सकूं। स्कूल के पास वाले स्टॉप पर उतरकर अम्ब्रेला हाथ में लिए बाकी का रास्ता पैदल चलने लगा। इसी बीच किंग्सली एकेडमी के गेट के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज स्मूथली आकर रुकती है। पैसेंजर सीट पर एक लड़का बैठा था जिसके फीचर्स बहुत रिफाइंड और स्ट्राइकिंग थे। वो जैस्पर था और वो क्लियरली डिस्प्लीज्ड था। कंप्लेन करते हुए कह रहा था, डैड, आखिर तुमने उस अनोइंग ब्रैट को मेरे ही स्कूल में ट्रांसफर क्यों करवा दिया? उसके फादर ने उसे शांत करने की कोशिश की। जैस्पर, इतना वर्कड अप मत हो, बस अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखो। अब तुम्हारी थोड़ी रेपुटेशन बन गई है, पापराजी से बचकर रहना। इस बात से जैस्पर का एक्सप्रेशन और डार्क हो गया और उसकी टोन और शार्प हो गई। मेरे साथ मजाक मत करो। पिछले 2 साल में मुझे जितने भी रोल्स मिले हैं वो सब या तो गार्बेज फिल्म्स थे या फिर ऐसे थ्रो अवे एड्स जिन्हें कोई करना ही नहीं चाहता था। आजकल मैं बिना सनग्लासेस के भी होठ पर घूम सकता हूँ और कोई मुझे पहचानेगा तक नहीं, और तुम्हें पापराजी की टेंशन हो रही है। तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? उसका अग्रेसिव और कटिंग टोन बिल्कुल उसकी मदर विवियन जैसा ही था। मैं अभी भी तुम्हें डैड कहता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। तुमने कभी मेरे लिए कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी लाने की कोशिश नहीं की और अब तुम उस जिंक्स को मेरे स्कूल में भी ले आए। क्या अब तुम उस वेजिटेबल जैसी औरत को भी विटलॉक एस्टेट में वापस लाने वाले हो? उसके फादर ने ट्रबल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, जैस्पर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी इजी तुम समझते हो उतनी है नहीं। पैसे होने के बाद भी अगर राइट कनेक्शंस नहीं है तो तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। इतना कहकर उसने एक हेवी साई लिया। ऑफ कोर्स वो चाहता था कि विटलॉक फैमिली एक रियल स्टार प्रोड्यूस करे। इससे विटलॉक ग्रुप के एंटरटेनमेंट डिवीजन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता। अब जबकि उसके एल्डेस्ट सन्स फेस काम का नहीं रहा था तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए ये यंगर सन ही बचा था। लेकिन जैस्पर की करंट स्टैंडिंग के साथ उसके पास टॉप डायरेक्टर्स तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। प्राइम अपॉर्चुनिटीज मिलना तो दूर की बात थी। कभी कभी किसी का बड़ा स्टार बनना सच में फेट पर डिपेंड करता था। लेकिन जैस्पर ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो वहीं एक्सप्लोड हो गया। ये सब मुझे मत
सुनाओ। अगर वो 5 साल पहले फेमस हो सकता था तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मुझे लगता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि उस वक्त मेरी मॉम और मैंने कितना सफर किया था? हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई थी और तुम सब कुछ भूल गए। उसके फादर ने फिर से साई किया। उसकी आवाज गिल्ट से भरी हुई थी। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी मदर का कर्जदार हूँ और इसी वजह से मैं तुम दोनों की भरपाई डबल करके करना चाहता हूँ। वैसे भी अब इस घर में विवीन जो चाहती है वही तो डिसाइड होता है ना? जैस्पर ने कोल्ड स्नॉट किया और बात छोड़ने को तैयार नहीं था। तो तुम फिर भी रोवन को मेरे स्कूल में ला रहे हो ये जानते हुए भी कि सिर्फ उसका चेहरा देखकर ही मुझे इरिटेशन होने लगती है। उसके फादर का एक्सप्रेशन बिल्कुल हेल्पलेस हो गया। क्या मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन नहीं किया? हमारी फैमिली की कार ने एशकम फैमिली की यंगर डॉटर को हिट कर दिया था और उन्होंने स्पेसिफिकली डिमांड किया है कि तुम्हारा ब्रदर उसकी केयर करे। अगर मैं उसे कोई इंसेंटिव, कोई लेवरेज नहीं दूंगा तो क्या वो बस मेरी बात मान लेगा? जैस्पर को इनमें से कुछ भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं था। उसने कोल्डली उसकी बात काट दी। वो मेरा ब्रदर नहीं है। उसने कार का डोर जोर से खोला और गुस्से में स्कूल गेट की तरफ चल पड़ा और तभी दूर से उसकी नजर एक बहुत ही फेमिलियर और उतनी ही नफरत वाली फिगर पर पड़ी। जैस्पर ने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ा दी और उसकी तरफ बढ़ने लगा। इधर मुझे लगा जैसे मैं मिलियन माइल्स चलने के बाद फाइनली स्कूल गेट तक पहुंचा हूं। पूरे रास्ते बारिश में चलते हुए मैं पूरी तरह भीग चुका था और मेरी हालत भी काफी खराब लग रही थी। तभी पीछे से किसी ने मुझे जोर से टक्कर मार दी। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधा रोड के पास बने एक पडल में जा गिरा। अम्ब्रेला मेरे हाथ से छूटकर बारिश में जा गिरा। मैंने खुद को संभालने के लिए जमीन पर हाथ टिकाया, फिर फ्राउनिंग के साथ पीछे मुड़कर देखा और जिस मोमेंट मैंने देखा कि सामने कौन था मैं वहीं फ्रीज हो गया। वो जैस्पर था। मेरी भीगी हुई और मिजरेबल हालत के कंपैरिजन में मेरा हाफ ब्रदर बिल्कुल शार्प और एफर्टलेसली एलिगेंट लग रहा था। वो ऊपर से मुझे कंटेम्प्ट के साथ देख रहा था। मैं कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें देखना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए तुम्हें एक लेसन सिखाना चाहता था। लेकिन मैं कभी किसी का ईजी टारगेट नहीं रहा। मैं तुरंत खड़ा हुआ और बिना जरा भी हेजिटेशन के उसे किक मार दी। कोल्डली मैंने कहा, जैस्पर सुबह सुबह फाइट स्टार्ट करना है, खुद ही ट्रबल मांग रहे हो। जैस्पर कई स्टेप्स पीछे लड़खड़ाया, फिर खुद को संभाला। उसने तुरंत पलटकर मुझे गुस्से से घूरा। तुमने मुझे किक करने की हिम्मत कैसे की? मैंने अपनी चिन थोड़ी ऊपर उठाई और कोल्डली जवाब दिया, हाँ किया। तो क्या हुआ? मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम्हें भी एक लेसन सिखाने में क्या प्रॉब्लम है? जैस्पर ने मेरी तरफ उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाया, तुम खुद को समझते क्या हो? 5 साल पहले तुम्हारी मॉम मेरी मॉम से हार गई थी और अब वो इसी लायक है कि एक वेजिटेबल की तरह पड़ी रहे, अभी भी मुश्किल से अपनी जान से चिपकी हुई। जितना मैं उसकी बात से समझ पा रहा था उसके चेहरे पर मॉकिंग स्माइल थी। उसका हर एक वर्ड मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ रहा था। मैंने कई बार गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसी वक्त उसे तोड़ देने की अर्ज को कंट्रोल किया और दांत भींचकर एक एक वर्ड बोलते हुए उसे वार्निंग दी। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, बाकी सब कुछ मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मदर के बारे में एक और वर्ड बोला ना, फिर देखना क्या होता है। जैस्पर और भी स्मग हो गया और ओपनली एरोगेंस के साथ बोला, जब से डैड मेरी मॉम और मुझे विटलॉक फैमिली में वापस लाए हैं तब से तुम हार चुके हो। अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें अपने पैरों के नीचे रखूंगा और तुम दोबारा कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। आज मेरा न्यू स्कूल में पहला दिन था, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई ट्रबल खड़ा हो, इसलिए मैंने दांत भींच लिए और खुद से बार बार साइलेंटली रिपीट किया, मैं गुस्सा नहीं हूँ। आखिर में मैंने बस उसकी तरफ से अपना फेस टर्न कर लिया। जैस्पर जैसे इंसान के साथ बेस्ट स्ट्रैटेजी कभी भी उससे आर्ग्यू करना नहीं थी, बल्कि उसे कंप्लीटली इग्नोर करना था और वैसा ही हुआ। मुझे कंप्लीटली इग्नोर करता देखकर जैस्पर और भी फ्यूरियस हो गया। स्कूल का मॉर्निंग रश था, स्टूडेंट्स अम्ब्रेलाज लेकर इधर उधर जा रहे थे। उन्होंने मुझे और जैस्पर के बीच का टेंशन नोटिस किया और चलते चलते आपस में विस्पर्स करने लगे, हे क्या वो जैस्पर नहीं है? सोफोमोर ईयर का कैंपस हार्ट थ्रॉब, सीरियसली इतना गुड लुकिंग है। मैंने सुना है वो काफी सारे कमर्शियल्स में आ चुका है, उसके सोशल मीडिया पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। उसके पास खड़ा वो लड़का कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर अचानक विस्पर्स और धीमी हो गई। हे तुमने देखा? उस लड़के के फेस पर एक बहुत स्कैरी स्कार है। गॉड कितना टेरिफाइंग लग रहा है। मेरा दिल एकदम से धक से रह गया। मैंने तुरंत अपने थिक बैंग्स को पकड़कर नीचे खींच लिया और उन्हें फर्मली अपनी फॉरहेड पे सेट कर दिया। मेरी फॉरहेड से लेकर लेफ्ट चीक तक जाने वाला वो स्कार बालों की थिक लेयर के बावजूद भी हल्का सा नजर आ रहा था और पहली नजर में काफी जारिंग लगता था। 5 साल से मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि लोग मुझे ऐसे देखें जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। मेरी फ्लस्टर्ड और अनकंफर्टेबल हालत देखकर जैस्पर के चेहरे पर सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। उसका मूड अंदर ही अंदर खुशी से और भी बेटर हो गया। सर यूर राइट रोवन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम यहाँ मुझसे कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। बारिश लगातार गिरती जा रही और धीरे धीरे मेरे चेहरे को भिगोने लगी। ठंडी बूंदें मेरे चीक्स पर फिसल रही थी। ये अच्छा नहीं था। मुझे जल्दी से अपना अम्ब्रेला उठाना था। मेरी आंखें बारिश के बीच बेचैनी से उस जगह को ढूंढने लगी जहाँ मेरा अम्ब्रेला गिरा था और तभी अचानक मेरे सर के ऊपर गिरती बारिश रुक गई। एक ब्लैक अम्ब्रेला मेरे सर के ऊपर आ चुका था। मैं सरप्राइज होकर ऊपर देखा। पहले मेरी नजर अम्ब्रेला की कैनपी पर पड़ी, फिर धीरे से उस जेंटल और स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल लड़की पर गई जो मेरे सामने खड़ी। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में सरप्राइज की हल्की सी झलक थी और उसके लिप्स के कॉर्नर्स पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। वो जेंटली बोली, इट्स यू। हमारे आसपास खड़ी क्राउड तुरंत रिएक्ट करने लगी। विस्पर्स अचानक शॉक्ड गैस्प्स में बदल गई। वो ये आयरिस है, कैंपस बेल। वो हमेशा की तरह एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग है। उसकी स्माइल कितनी जेंटल है, लेकिन वो उस अगली फ्रीक के लिए अम्ब्रेला क्यों पकड़ रही है? आयरिस झुकी, बारिश में गिरा हुआ मेरा अम्ब्रेला उठाया और मुझे देते हुए जेंटली बोली, बारिश और तेज हो रही
है, अम्ब्रेला के बिना तुम्हें कोल्ड लग जाएगा। मैंने अम्ब्रेला ले लिया, जल्दी से नॉट किया और धीरे से बोला थैंक यू। आयरिस हल्की सी स्माइल करते हुए बोली। उसकी आंखें वार्मथ के साथ थोड़ी सी कर्व हो गई। जब भी हम मिलते हैं तुम सबसे पहले हमेशा यही क्यों कहते हो? मैंने ऑकवर्डली अपना सर खुजाया और फोर्स्ड लाफ के साथ बोला रियली? लगता ऐसा ही है। ये सिर्फ दूसरी बार था जब हम मिले थे और हर बार वो बिल्कुल किसी एंजल की तरह उस वक्त मेरे सामने आ जाती थी जब मैं सबसे ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन में होता था और मुझे संभाल लेती थी। पास खड़ा जैस्पर कंप्लीटली स्टंट था। वो वहीं फ्रीज होकर खड़ा रह गया जैसे उसका दिमाग काम करना ही बंद हो गया हो। आयरिस, ये दोनों एक दूसरे को जानते भी कैसे हैं? प्लीज कोई मुझे समझाओ कि ये हो क्या रहा है। आयरिस स्कूल की 3 मोस्ट एडमायर्ड गर्ल्स में से एक थी, तो वो उस अगली फ्रीक रोवन को कैसे जानती हो सकती है? इधर आयरिस को तो ये भी पता नहीं था कि जास्पर वहां खड़ा है। उसका पूरा अटेंशन सिर्फ मुझ पर था। उसने सॉफ्टली पूछा क्या तुम आज ही ट्रांसफर होकर आए हो? तुम्हारी क्लास कौन सी है? मैंने उसकी तरफ देखा और नोट किया। हाँ, सीनियर क्लास सी। आयरिस स्माइल की और बोली चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लासरूम तक छोड़ देती हूँ। कैंपस बहुत बड़ा है, पहली बार आने पर आसानी से कोई भी रास्ता भटक सकता है। मेरे अंदर एक फ्लैटर्ड सरप्राइज की फीलिंग आई और मैंने जल्दी से पूछा क्या तुम श्योर हो? तुम्हें इतनी ट्रबल तो नहीं होगी? आयरिस ने स्माइल के साथ हाथ हिला दिया बिल्कुल नहीं। और फिर आसपास खड़े बॉयज की जेलस और एनवियस नजरों के बीच आयरिस और मैं एक ही अम्ब्रेला शेयर करते हुए साइड बाय साइड क्लासरूम बिल्डिंग की तरफ चल पड़े। जैस्पर वहीं खड़ा रह गया, कंप्लीटली इग्नोर्ड। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखों में रिजेंटमेंट जलने लगा। आयरिस उस अगली फ्रीक के साथ इतनी काइंड क्यों बन रही है? रोवन में ऐसा क्या स्पेशल है? कैंपस के अक्रॉस ट्री लाइंड पाथ पर चलते हुए मैंने अपने पास चल रही लड़की की तरफ देखा और बोला बाय द वे मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, मैं रोवन हूँ। आयरिस ने सॉफ्टली मेरा नाम रिपीट किया और एक बार फिर केयरफुली मेरे फेस को स्टडी किया। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी की हल्की सी झलक थी। मैंने पजल्ड होकर पूछा क्या हुआ? आयरिस ने अपना सर हिलाया और सॉफ्टली बोली कुछ नहीं, तुम बस मुझे किसी की याद दिलाते हो। मैंने 2-3 बार ब्लिंक किया और मन ही मन सोचा मेरे जैसे फेस के साथ आखिर कौन इतना अनलकी हो सकता है कि वो मेरे जैसा दिखे? ये तो रियल ट्रेजेडी होगी। आयरिस की स्लेंडर पेल फिंगर्स ब्लैक अम्ब्रेला के हैंडल पर और टाइट हो गई। फिर उसने अपना हेड मेरी तरफ घुमाया और सॉफ्टली एक नाम लिया, स्काई। 5 साल पहले 3 बच्चों ने जो मुश्किल से 10 साल की एज के हुए थे एक बॉय बैंड बनाया था और ऑफिशियली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर किया था। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम लाइट ईयर्स रखा था और स्काई नाम का वो लड़का उस ग्रुप का लीडर था। उस वक्त लाइट ईयर्स के तीनों मेंबर्स पूरे कंट्री में फेमस थे, लेकिन उनके अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं चले। सिर्फ 1 साल बाद एक किडनैपिंग इंसिडेंट के बाद ग्रुप के लीडर को फेशियल डिसफिगरमेंट का सीवियर डैमेज हुआ और उसने उसी वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कंप्लीटली विथड्रॉ कर लिया। उसके बाद वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया और जो बॉय बैंड कभी अपनी फेम के पीक पर था वो धीरे धीरे पब्लिक व्यू से गायब होता गया। आखिर में लाइट ईयर्स पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। जैसे ही मैंने आयरिस को स्काई का नाम लेते सुना मेरे फुटस्टेप्स वहीं रुक गए। मेरा पूरा बॉडी एकदम फ्रीज हो गया जैसे मुझे लाइटनिंग स्ट्राइक कर गई हो। मेरे फेस पर शॉक साफ नजर आ रहा था। मेरी रिएक्शन नोटिस करते ही आयरिस की आंखों में कंफ्यूजन की हल्की सी झलक आई। उसने सॉफ्टली पूछा तुम भी उसे जानते हो? मैं तुरंत होश में आया और जोर जोर से हेड शेक करते हुए बार बार डिनाई करने लगा। कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं पता, कभी नाम तक नहीं सुना। आयरिस के लिप्स पर एक जेंटल स्माइल आ गई। अच्छा ऐसा है? वो अपने टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स था। ये सुनते ही मैंने जल्दी से एक्सप्लेन करना शुरू किया। मैंने वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कभी ज्यादा फॉलो नहीं किया, स्पेशली 5 साल पहले की किसी चीज को मैं उसे याद भी नहीं रख सकता। आयरिस ने इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। तब तक हम क्लासरूम बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंच चुके थे। उसने अपना अम्ब्रेला बंद किया और मेरी तरफ देखते हुए बोली 1 मिनट यहीं वेट करो। लगभग 3 मिनट बाद वो वापस आई और उसके हाथ में एक बैंडेज था। मुझे देखकर स्माइल करते हुए बोली अपना हाथ आगे करो। तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हारी पाम छिल गई है? तभी मैंने नीचे देखा और नोटिस किया कि थोड़ी देर पहले गिरने की वजह से मेरी पाम छिल गई थी और उसमें से हल्की सी ब्लड अभी भी निकल रही थी। आयरिस ने अपना सर झुकाया और बहुत जेंटली और केयरफुली मेरी पाम पर बैंडेज लगाया। फिर सेटिस्फेक्शन के साथ नॉड किया और मुझे सीरियसली रिमाइंड करते हुए बोली अपना थोड़ा बेटर ख्याल रखो, दोबारा खुद को हर्ट मत करना। इस लड़की की जेंटलनेस ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल थी। उसे जाते हुए देखकर मैंने जल्दी से उसे रोका। तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया? आयरिस पलटकर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखें एक स्माइल में हल्की सी कर्व हो गईं और उसकी वॉइस सॉफ्ट थी। मैं आयरिस हूँ। इतना कहकर वो पलटी और बिल्डिंग के अंदर चली गई। मैं रेस्टरूम की तरफ चला गया। मिरर के पास जाकर उसे क्लोजली देखते हुए मेरे मुंह से हल्की सी आवाज निकली, ओह नो। गीला होने की वजह से फेक स्कार के एजेस पील हो गए थे और अब उसे छुपाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। मैंने अपने बैंग्स को साइड में किया और एक ही बार में फेक स्कार को अपने फेस से खींच कर उतार दिया। मिरर में तुरंत एक ब्रेथ टेकिंगली हैंडसम फेस नजर आया। मेरे फीचर्स शार्प और स्ट्राइकिंग थे। अभी कुछ देर पहले जो टिमिड और खुद में सिमटावा वर्जन था उससे बिल्कुल अलग। मैंने अपने रिफ्लेक्शन को देखा और हल्की सी साई की। 5 साल तक एक स्कार्ड फेस को देखते रहने के बाद अचानक अपना असली फेस देखना मुझे खुद भी स्ट्रेंज लग रहा था। मैंने केयरफुली फेक स्कार को दोबारा अपने फेस पर चिपका दिया। मिरर में जो प्लेन ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग रिफ्लेक्शन दिख रहा था उसे देखने के बाद ही मैंने सेटिस्फैक्शन के साथ नोट किया। आयरिस ने स्काई के बारे में जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए मैं एक पल के लिए हेजिटेट हुआ। फिर मैंने अपना फोन निकाला और एक ऐसे अकाउंट में लॉग इन किया जिसे
मैंने 5 साल से एक्सेस नहीं किया था। पेज पर ऑफिशियल वेरिफिकेशन अभी भी लगा हुआ था। प्रोफाइल को पूरे 5 साल से अपडेट नहीं किया गया था और कल के पेज व्यूज भी मुश्किल से 1 या 2000 तक पहुंचे थे। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बस ऐसा ही था। 5 साल का टाइम किसी ऐसे स्टार को जो कभी पूरे कंट्री में फेमस हुआ करता था कंप्लीटली भुला देने के लिए काफी था। तभी मेरा फोन अचानक रिंग हुआ, जिससे मैं चौंक गया और जल्दी से आंसर बटन दबाने की कोशिश की। एक फेमिलियर मेल वॉइस सुनाई दी जो थोड़ा टीज करते हुए बोली, हे रोहन, देखो कौन फाइनली ऑनलाइन आने का फैसला कर रहा है। कॉल डेक्स का था, मेरा चाइल्डहुड से राइड और डाई फ्रेंड। उसने पूछा, आजकल कैसे हो? मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दिया, बस किसी तरह जिंदा हूँ, मुश्किल से। तुम्हारा क्या? इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हारी स्कूल में क्लास आवर्स के दौरान फोन्स बैन नहीं है क्या? डेक्स हंस पड़ा, मैं आज स्कूल स्किप करके घर पर हूँ। मुझे बस अचानक 5 साल पहले वाले उस कॉन्ट्रैक्ट की याद आ गई। उसमें सिर्फ 3 महीने बचे हैं। लेकिन तुम इतने काम कैसे कर रहे हो? तब हम तीनों में से तुम सबसे गुड लुकिंग थे और बाय फार सबसे पॉपुलर भी थे। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं सका। भाई ये सब मेरे साथ हुआ है, तुम मुझसे ज्यादा वर्कड अप क्यों हो? डेक्स ने इंडिग्नेंटली जवाब दिया, क्योंकि ये तुम्हारे साथ फेयर नहीं हुआ। तुम तब कितनी ह्यूज थे और अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो। मैंने हंसी के साथ उसकी बात काट दी। ठीक है, बस 5 साल ही तो हैं। देख, अब मैं ऑलमोस्ट इससे निकल चुका हूँ। डेक्स ने फिर जोर दिया, उसकी टोन फर्म थी। 3 और महीने, उसके बाद तुम उस गार्बेज कॉन्ट्रैक्ट से कंप्लीटली फ्री हो जाओगे। वैसे वो लूजर जैस्पर अभी भी नहीं जानता है ना। उसे लगा था कि तुम्हें पुश आउट करने के बाद वो फाइनली स्टार बन जाएगा, लेकिन अब उसका हाल देखो। तुम्हारे बिना भी वो एक नोबडी ही है, एक डी लिस्ट वॉनबी जो कभी भी कुछ नहीं कर पाया। मैं उसके फेस का एक्सप्रेशन देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। 3 महीने बाद जब वो तुम्हारा रियल फेस देखेगा और तुम्हारे बारे में जो कुछ भी उसने बोला था उसका हर वर्ड उसके मुंह पर वापस आएगा। बहुत सैटिस्फाइंग होगा। मैं स्माइल किए बिना नहीं रह सका। मेरी वॉइस में भी वो एक्साइटमेंट क्लियरली छुप नहीं पा रही थी और मेरा दिल भी उसकी एक्साइटमेंट के साथ वार्म हो रहा था। मैंने जल्दी से पूछा, तुमने जो कुछ कहा क्या वो सब सच है? मैंने वॉल पर लगी क्लॉक की तरफ देखा और जल्दी में बोला, अब मुझे जाना होगा। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया है। जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें सब कुछ पर्सनली बताऊंगा। कॉल कट करने के बाद मैंने मिरर में बार बार चेक किया कि फेक स्कार प्रॉपरली अपनी जगह पर लगा हुआ है या नहीं। पूरी तरह श्योर होने के बाद ही मैंने डोर पुश करके बाहर कदम रखा। अभी मैं कुछ ही स्टेप्स आगे बढ़ा था कि कोल्ड एलिगेंट फिगर मेरे बिल्कुल पास से गुजरी और एक पावरफुल प्रेशर मेरे ऊपर से गुजरता हुआ महसूस हुआ। मेरा दिल तुरंत उछल पड़ा। ओह नो, ये फीलिंग। मैं तुरंत पलटा और श्योर इनफ वहां वेस्पर खड़ी थी। ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में मैं तुरंत पीछे उछल गया और मेरी बैक पीछे की वॉल से बिल्कुल चिपक गई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। शायद उसकी प्रेजेंस ही इतनी ओवरवेलमिंगली कमांडिंग थी। उसके आसपास हमेशा एक अनटचेबल कीप योर डिस्टेंस वाली ऑरा रहती थी जो उसे देखते ही मुझे इनएक्सप्लिकेबली टेंस कर देती थी। मेरा ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो गया और मुझे खुद पता नहीं चला कि मैंने कब बोल दिया, वेस्पर क्या कोइंसिडेंस है? तुम भी एक्चुअली रेस्टरूम यूज करने आई हो? वर्ड्स मुंह से निकलते ही मेरा मन हुआ कि अपनी ही टंग काट लूं। अभी मैंने क्या बोल दिया? वेस्पर को इस बात का नोटिस करने और अपना फुल शार्प टंग मोड एक्टिवेट करने से रोकने के लिए मैंने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। वैसे तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं अचानक किंग्सली एकेडमी में कैसे आ गया? वेस्पर में एक्सप्रेशनलेस होकर मेरी तरफ देखा। उसकी टोन आईसी थी। तुम आसमान से गिरकर आए हो क्या? क्या मुझे तुम्हारे ग्रैंड अराइवल पर गैस्प करके हैरान होना चाहिए? मैं वहीं का वहीं स्पीचलेस रह गया। क्या कोई नॉर्मल पर्सन कम से कम थोड़ा सरप्राइज नहीं दिखाता? फिर मुझे याद आया कि पॉपी पहले ही बता चुकी थी कि वेस्पर को एक टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी में गारंटीड स्पॉट मिल चुका था, तो वो यहाँ आए या नहीं उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता था। स्पेशली जब इतनी छोटी एज में ही वो एशकॉम कॉर्पोरेशन को हैंडल करना शुरू कर चुकी थी। जरूरत से ज्यादा बिजी होगी। मेरे लिए एक मोमेंट भी स्पेयर करने का टाइम कहाँ से होता? मैं थोड़ा पास गया और पूछे बिना नहीं रह सका, तो तुम एक्चुअली आज स्कूल क्यों आई हो? मुझे तो ऑनेस्टली लगा था कि तुम दोबारा कभी यहाँ कदम भी नहीं रखोगी। वेस्पर की नजर मेरी हैंड पर लगे बैंडेज पर गई और उसने कैजुअली पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मैंने कैजुअल और इनडिफरेंट एक्सप्रेशन बनाते हुए लाइटली जवाब दिया, बस पहले ठोकर लग गई थी और गिर गया, थोड़ी स्किन स्क्रैप हो गई, बस इतना ही। वेस्पर तुरंत कोल्ड लाफ करते हुए बोली, नॉर्मल चलते हुए भी तुम गिरने में कामयाब हो गए? तुम ऐसे क्यों नहीं गिर जाते कि सीधा मर ही जाओ? मैं वहीं का वहीं रह गया, उसे घूरते हुए। वेस्पर, क्या तुम सिर्फ मुझे मॉक करने के लिए पूरे स्कूल तक आई हो? वेस्पर ने एक वेट वाइप निकाला और बिना किसी जल्दी के अपनी फिंगर्स क्लीन करते हुए बोली, क्या तुम्हारी फैमिली स्कूल की ओनर है? मैंने ऑटोमेटिकली सर हिला दिया, नहीं। फिर मैं यहाँ किस लिए आई हूँ उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये बिल्कुल वेस्पर ही थी। इतना कहकर उसने वेट वाइप को क्रश किया, पास के ट्रैश कैन में सीधा फेंका और पलटकर वहां से चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और धीरे से अपने आप से मटर किया, ऑनेस्टली क्या आइस क्वीन है, इसमें जरा सी भी वार्मथ नहीं है। हमिंग करते हुए मैं 3rd फ्लोर के हॉलवे के एंड तक पहुंच गया। मैंने डोर के पास लगे क्लास साइन की तरफ देखा, सीनियर क्लास सी, हाँ यही था। मैंने जेंटली क्लासरूम का डोर पुश करके खोला और जो रूम पहले नॉइजी था वो तुरंत साइलेंट हो गया। हर हेड एक साथ मेरी तरफ मुड़ गया और हर गेज सीधा मुझ पर टिक गई। आदत के हिसाब से मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया और फोरहेड के ऊपर के लूज हेयर को खींचकर नीचे कर दिया, अपने फेस के स्कार को कवर करते हुए। पिछले 5 साल से उस डिस्गाइज के पीछे छुपने की वजह से ये रिफ्लेक्स मेरी आदत बन चुका था। मैंने एक पोलाइट स्माइल फोर्स की और बोला, हाय एवरीवन, मैं रोवन हूँ और आज से इस क्लास में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। आगे से उम्मीद है हम सब अच्छे से गेट अलॉन्ग करेंगे। मेरे बोलना खत्म करते ही फ्रंट रो के स्टूडेंट्स विस्पर करने लगे, रोवन, क्या ये वही गाय नहीं है जो अभी ब्रॉड डे लाइट में आयरिस हमारी कैंपस बेल के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था? मैं बता रहा हूँ, मैं अभी रेस्ट रूम के पास से गुजरा था और मैंने एक्चुअली मिस आशिम को वहां देखा था और अब ये रोवन
रोवन हमारी दूसरी बेल वेस्पर के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्लास की गर्ल्स पहले तो एक्साइटमेंट से भर गईं। वेस्पर ऑलमोस्ट कभी स्कूल आती ही नहीं थी, इसलिए आज उसे स्कूल में देखना ऑलरेडी रेयर था। लेकिन सेकंड पार्ट सुनते ही उनकी एक्साइटमेंट तुरंत आउटरेज में बदल गई। तुमने क्या कहा? इस अगली फ्रीक की इतनी हिम्मत कि वेस्पर के साथ भी फ्लर्ट करे? ये तो बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। जैस्पर भी उसी क्लास में बैठा हुआ था। मुझ पर सबको उंगली उठाते और मेरा मजाक उड़ाते देखकर वो अंदर ही अंदर खुशी से ऑलमोस्ट 7वें आसमान पर था। मैं मेन डोर पर खड़ा था। मैंने बैकपैक के स्ट्रैप को और कसकर पकड़ा, लेकिन उन तीखे कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं कामली क्लासरूम के अंदर गया और सबसे लास्ट रो में एक एम्प्टी सीट चूज की। अपना बैग रखा जैसे मैंने उनकी एक भी मॉकिंग बात सुनी ही ना हो। मेरे एक्सप्रेशन पर जरा भी फर्क नहीं था। फ्रंट रो से मुझे देखते हुए जैस्पर फ्रस्ट्रेशन से जल रहा था और दांत पीस रहा था। मुझे प्रोवोक करने में फेल होने के बाद अब वो खुद से ही और ज्यादा गुस्से में था। उसे सबसे ज्यादा नफरत इसी चीज से थी, रोवन का इतना काम और अनबॉदर्ड रहना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये किसी को बेवकूफ बना रहा है। इतने सारे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अंदर से तो जरूर गुस्से से जल रहा होगा, बस इनडिफरेंट होने का नाटक कर रहा है। कितना फेक और इरिटेटिंग है। ब्रेक के दौरान मैं रेस्टरूम जाने के लिए खड़ा हुआ। मेरे आसपास के क्लासमेट्स 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में साथ जा रहे थे, जबकि मेरे साथ बाथरूम तक जाने के लिए भी एक भी पर्सन नहीं था। मैं काफी पहले से आइसोलेटेड रहने का आदी हो चुका था, लेकिन फिर भी दिल में एक हल्की सी लॉन्गिंग हुई। मुझे सच में उम्मीद है डेक्स और थियो जल्दी से यहाँ आ जाएं। मेरे थॉट्स उलझे हुए थे। मैं स्टेयर्स की तरफ जाने के लिए कॉर्नर पर मुड़ा ही था कि अगले ही सेकंड सीधा किसी से टकरा गया। मैं मुश्किल से यकीन कर पा रहा था। मेरे सामने जैस्पर खड़ा था। मैंने कोल्डली कहा, जैस्पर अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास तुम्हारे साथ इंसल्ट्स एक्सचेंज करने का टाइम नहीं है। इतना कहकर मैं उसके साइड से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैस्पर ने मेरे आर्म जोर से पकड़ लिया। वो मुझे घूरते हुए गुस्से से बोला, रोवन अब तुम्हें सच सच बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे और वेस्पर के बीच एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मैंने उसकी तरफ एक साइड ग्लांस दिया और फ्लैटली जवाब दिया, हमारे बीच जो भी है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जैस्पर ने मुझे विशियसली घूरा और वार्निंग भरे टोन में ग्राउल किया, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। आयरिस वो लड़की है जिसे मैंने अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड डिसाइड किया है, इसलिए अब से उससे दूर रहना। लगता है मैं बताना भूल गया। वेस्पर और मैं हर सिंगल डे एक दूसरे से मिलते हैं और उसकी छोटी सिस्टर भी मुझे बहुत पसंद करती है। जैस्पर की आंखें तुरंत गुस्से से लाल हो गईं। उसने सीधा मेरे फेस पर पंच मारने के लिए फिस्ट स्विंग की, लेकिन मैंने हवा में ही उसकी रिस्ट पकड़ ली और लाइटली साइड में झटक दिया। तभी नीचे स्टेयर्स की तरफ से लाफ्टर और बातें सुनाई दी। कुछ क्लासमेट साथ में ऊपर आ रहे थे। अचानक जैस्पर जोर से चिल्लाया, खुद ही पीछे की तरफ लड़खड़ाया और दर्द से चीखते हुए सीधा स्टेयर्स से नीचे गिर गया। नो वे! मैं वहीं फ्रीज हो गया, कंप्लीटली स्टन्ड। कि कैसे हुआ? मैंने तो ज्यादा फोर्स भी नहीं की थी। पास के स्टूडेंट्स तुरंत केओस मचाने लगे। ओ माय गॉड, क्या हुआ? जल्दी इसे स्कूल क्लिनिक ले चलो। कुछ स्टूडेंट्स ने जैस्पर को उठाकर बैठाया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस भरी हुई थी और वॉइस इमोशन से भरी हुई थी। रोवन, तुमने मुझे पुश क्यों किया? एक सेकंड के लिए मेरा माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। फिर मैंने इंस्टिंक्टिवली जवाब दिया, ये झूठ है, मैंने तुम्हें बिल्कुल पुश नहीं किया। लेकिन पास से गुजरते स्टूडेंट्स तुरंत उसकी साइड लेने लगे। डिनाई करने की कोशिश भी मत करो, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। अगली होना एक बात है, लेकिन ऊपर से इतना विशियस माइंड होना क्लासमेट को एक्चुअली ऐसे बुली करता है। सब लोग जैस्पर को डिफेंड करने के लिए भाग रहे थे। जैस्पर जो पूरा ब्रूस था अपना फेस पकड़े हुआ था और जब उसने क्राउड को मेरे अगेंस्ट बोलते सुना तो उसके लिप्स पर एक बेयरली विजिबल सैटिस्फाइड स्मर्क आ गया। मैंने अपने लोअर लिप को बाइट किया और जानबूझकर एक एक वर्ड बोलते हुए कहा, मैंने उसे पुश नहीं किया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो सिक्योरिटी फुटेज चेक कर सकते हो। मेरी बात सुनते ही जैस्पर का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। उसने बस अपनी आंखें बंद की और बेहोश होने का नाटक करते हुए बिल्कुल स्टिल हो गया। हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के अंदर मेरे फादर ने गुस्से में मेरा आर्म पकड़ा हुआ था और ऑलमोस्ट मुझे घसीटते हुए रूम के अंदर ले आए। फिर बेड पर कंफर्टेबली लेटे हुए जैस्पर की तरफ पॉइंट करके मुझे हार्शली डांटने लगे, देखो तुमने क्या कर दिया, देखो तुमने अपने भाई का क्या हाल कर दिया है। मेरे फादर की पकड़ के नीचे मेरा शोल्डर दर्द से धड़क रहा था और मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा था कि वो सच में बहुत गुस्से में थे। सच कहूं तो पूरी क्लास ने मुझे अगली फ्रीक कहकर जितना मजाक उड़ाया था उससे मुझे इतना बुरा नहीं लगा था जितना अब लग रहा था। अब मेरी चेस्ट में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने नीडल्स चुभो दी हों, एक तेज और लगातार दर्द। मैंने दांत भींच कर कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैंने उसे पुश नहीं किया, वो खुद गिरा था। जैस्पर ने कमजोर आवाज में इमोशन से भरी हुई टोन में कहा, अगर तुमने मुझे पुश नहीं किया तो क्या तुम कह रहे हो कि मैंने जानबूझकर खुद को हर्ट किया? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे फादर की आंखें गुस्से से भड़क उठी और वो मुझे घूरते हुए जोर से चिल्लाए, तुम्हारा भाई बचपन से ही टिमिड रहा है, तुम्हारी तरह बोल्ड नहीं। जिस दिन से मैं उसे फैमिली में वापस लेकर आया हूँ तब से ही मुझे पता था कि तुम उससे नफरत करते हो और हर वक्त उसे नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करते रहते हो। तुम्हारा दिल इतना बदखराब कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा अपना भाई है। मेरे फादर इतना चिल्लाए कि उनकी आवाज तक होर्स हो गई और फिर उन्हें जोर जोर से खांसी होने लगी। तभी वार्ड का डोर अचानक जोर से खुला और विविन जल्दी से अंदर आ गई। उसका चेहरा टेंशन और कंसर्न से भरा हुआ था और वो सीधा बेड साइड पर जैस्पर के पास पहुंच गई। स्वीट हार्ट, तुम ठीक हो? कहाँ दर्द हो रहा है? मम्मी को देखने दो। जैस्पर ने तुरंत कुछ आंसू निकाल लिए और सेल्फ पिटी से भरा हुआ अपना चेहरा विविन के पास छुपा लिया। विविन ने तुरंत मेरी तरफ अपना सर घुमाया। उसका केयरफुली किया हुआ मेकअप भी उसके अंदर छुपे विशियस गुस्से को नहीं छुपा पा रहा था। वो मुझे गुस्से से घूरने लगे। फिर से तुम रोवन, तुमने मेरे बेटे को स्टेयर से नीचे पुश करने की
हिम्मत कैसे की? लगता है अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। आज मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगी। मैंने अपनी फिस्ट्स भींच ली और बिना जरा भी डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडी आवाज में कहा, मुझ पर हाथ रख कर तो देखो, मैं 10 गुना वापस करूंगा, गारंटीड। विवियन तुरंत मेरे फादर की तरफ मुड़ गई और ड्रामेटिक तरीके से फ्लोर पर गिरकर रोने लगी। हनी, बस देखो देखो तुम्हारी X5 से हुआ ये बेटा क्या कर रहा है। ये हम दोनों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ठीक है, मैं अपना सारा सामान पैक करके अभी फैमिली छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे फादर ने पूरे रूम पर नजर डाली, बेड साइड टेबल से एक डेकोरेटिव ऑर्नामेंट उठाया और सीधा मेरी तरफ दे मारा। साथ ही गाली देते हुए चिल्लाए, तुम्हें जवाब देना सिखाता हूँ। देखो तुमने अपने भाई का क्या हाल कर दिया और फिर भी अपनी स्टेप मदर को अपसेट करने की हिम्मत है। आखिर मुझे तुम जैसा रॉटन बेटा मिला ही क्यों? इतना कहकर उन्होंने पास पड़ा थर्मस भी उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। उसके लगते ही मेरे पूरे बॉडी में एक तेज चुभने वाला दर्द दौड़ गया। फिर भी मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। जानबूझकर डॉज करने से मना कर दिया। मैंने अपना सर नीचे कर लिया और अपनी फिस्ट्स को और कसकर भींच लिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि आंसू से ज्यादा यूजलेस चीज और कुछ नहीं होती, लेकिन उस मोमेंट मेरी आंखों में वो गर्मी भर आई जिसे मैं रोक नहीं पा रहा था। मगर मेरे आंसू गिरने से पहले ही विवियन और जैस्पर ने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे उनके साथ दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई हो। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर रोने लगे जैसे उनका दिल टूट गया हो। मेरे फादर ने मेरा आर्म पकड़ा और मुझे जोर से आगे धकेलते हुए सख्ती से कहा, तुम्हें लगता है चुप रहने से तुम बच जाओगे? ऊपर से जैस्पर इतना दुखी होकर रो रहा था जैसे वो बिल्कुल टूट चुका हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो मेरे फादर की बैक के पीछे छुपकर मुझे एक प्रोवोकेटिव मॉकिंग ग्रिन दे रहा था। गुस्से से कांपते हुए मैंने अपना हाथ उठाया और जैस्पर की तरफ पॉइंट किया, लेकिन जैसे ही मेरे फादर ने मुड़कर देखा कि मैं किस तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, जैस्पर ने तुरंत अपने फेस से वो स्माइल मिटा दी और पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। उसे इतना डिस्ट्रॉट देखकर मेरे फादर ने फिर अपनी नजर मेरी तरफ कर ली और डीप डिसअपॉइंटमेंट के साथ मुझे घूरने लगे। किस तरफ पॉइंट कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही भाई की तरफ पॉइंट करने की? क्या तुम मेरे सामने उसे दोबारा स्टेयर से नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हो? रोवन, मैं तुमसे कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड हूँ। अभी के अभी अपने भाई से अपोलोजाइज करो। मैंने अचानक एक जिद्दी और चैलेंजिंग स्माइल दी और एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अपोलोजाइज क्यों करूं? मेरे फादर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो मुझे घूरते हुए दांत भींच कर बोले, बस रुक जाओ, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम टूट नहीं जाते। मेरी बात याद रखना। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने हाथ में पकड़ा ऑर्नामेंट पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दिया और उस एक पल के लाइफ और डेथ मोमेंट में अचानक वार्ड का डोर जोर से किक करके खोल दिया गया। एक जबरदस्त क्रैश की आवाज हुई और मेरे फादर का हाथ तुरंत रुक गया। उन्होंने झटके से अपना सर घुमाया और वहां डोरवे पर ब्लैक यूनिफॉर्म्स पहने बॉडीगार्ड्स की पूरी लाइन खड़ी थी। वो बिल्कुल सीधे और सख्त अंदाज में खड़े थे। उनकी प्रेजेंस से ठंडी और कमांडिंग अथॉरिटी महसूस हो रही थी। वो दो नीट रोज में खड़े थे। मेरे फादर एक पल के लिए हिचकिचा गए, फिर खुद को कंपोज दिखाते हुए गुस्से में चिल्लाए, तुम लोग कौन हो? ये मेरे बेटे का प्राइवेट वार्ड है, अभी के अभी बाहर निकलो। लीड बॉडीगार्ड ने मेरी तरफ ठंडी नजर से देखा। मेरी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद उसने पीछे खड़े बाकी बॉडीगार्ड्स को सिग्नल किया। अगले ही पल सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ आगे बढ़े और बिना एक भी वर्ड वेस्ट किए रूम की हर चीज तोड़ना शुरू कर दिया। चेयर्स, टेबल्स, ऑर्नामेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट, सब कुछ पल भर में टूटकर फ्लोर पर बिखर गया। विविन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने जैस्पर को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? किस तरह के गुंडे हो तुम? मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सीधा मेरे फादर के हाथ से वो ऑर्नामेंट छीन लिया जिसे वो मुझे फेंकने वाले थे। फिर एक कैजुअल लेकिन पावरफुल स्विंग के साथ उस भारी ऑब्जेक्ट को जैस्पर के चीक के बिल्कुल पास से उड़ा दिया। वो सीधा जाकर वॉल से जोर से टकराया। जैस्पर का चेहरा तुरंत मौत जैसा पेल पड़ गया। उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया और उसकी सांस गले में अटक गई। उसके चीक पर एक हल्का सा कट आ गया था जिसमें से ब्लड धीरे धीरे निकलने लगा। ये पूरा सिचुएशन इतनी अचानक बदल गया था कि मैं खुद बिल्कुल स्टन रह गया। आखिर ये हो क्या रहा था? ये बॉडीगार्ड्स आए कहां से थे? शायद मेरे फादर का कोई एनिमी होगा। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उन बॉडीगार्ड्स ने मुझे एक बार भी टच नहीं किया, बल्कि उनमें से एक बॉडीगार्ड मेरे लिए एक चेयर लेकर आया और पूरे रिस्पेक्ट के साथ, मिस्टर ओवन प्लीज बैठ जाइए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे आराम से बैठकर पूरा तमाशा देखने के लिए कह रहा हो। मैं बिल्कुल कंफ्यूज था और मेरे सामने जो कुछ हो रहा था उसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे फादर गुस्से से कांपते हुए जोर से चिल्लाए, आखिर तुम लोग हो कौन? तुम लोगों ने मेरे बेटे के फेस को इंजर्ड कर दिया है और उसकी हर वक्त बुकिंग्स होती रहती हैं। अगर उसका फेस खराब हो गया तो क्या तुम लोग इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की औकात रखते हो? विवियन भी पूरी ताकत से चीखने लगी, तुम्हें पता भी है मेरा बेटा हर बुकिंग से टेंस ऑफ थाउजेंड्स कमाता है। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा जब तक तुम लोग इसका पैसा नहीं भर देते। लीड बॉडीगार्ड जिसके कान में ब्लूटूथ ईयरपीस लगा हुआ था विंडो के पास गया और फोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स को विवियन की बात बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड रिपीट की। मिस, ये कह रहे हैं कि जैस्पर एक सेलिब्रिटी है और एक सिंगल बुकिंग की वैल्यू टेंस ऑफ थाउजेंड्स है। उधर एशकिम एस्टेट में वैस्पर सोफा पर आराम से बैठी हुई थी। ये बात सुनते ही उसने अपने होंठ खोले और ठंडी कमांडिंग आवाज में जवाब दिया, जारी रखो, जब तक $1 मिलियन का डैमेज ना हो जाए रुकना मत। बॉडीगार्ड ने कॉल डिस्कनेक्ट की और दूसरे बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर कोल्ड कमांड दी, प्रोसीड। जैस्पर डर के मारे बेड के अगेंस्ट पीछे हटने लगा। अब उसे क्लियरली समझ आ गया था कि ये लोग खास तौर पर उसी के लिए आए थे। तुम लोग मुझसे क्या चाहते
चिल्लाते हो? डैड अभी पुलिस को कॉल करो। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक तेज स्लैप उसके फेस पर जोर से पड़ा और उसके फेस का आधा हिस्सा तुरंत सूज गया। मेरे फादर और विवियन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। वो जैस्पर के पास तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मेरे फादर डेस्परेशन में चिल्लाए, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? विवियन ने भी अपना पूरा कंपोजर खो दिया था। अपनी 30 साल की जिंदगी में उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैस्पर ने अपना फेस पकड़ लिया, उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा था और वो चीख पड़ा, तुमने मुझे हिट करने की हिम्मत कैसे की? उसका जवाब एक और जोरदार स्लैप के रूप में मिला। बॉडीगार्ड का एक्सप्रेशन पूरे वक्त बिल्कुल ब्लैंक रहा, जैसे वो बस अपना रूटीन काम कर रहा हो। हर स्लैप की तेज आवाज बार बार पूरे वार्ड में गूंज रही थी। अपने बेटे को बार बार मार खाते देखकर विविन का दिल हर ब्लो के साथ तड़प रहा था। तभी अचानक उसकी नजर मेरी तरफ गई और उसने सीधा मेरी तरफ पॉइंट करते हुए चीख कर कहा, अगर तुम लोग विटलॉक फैमिली के एनिमीज हो तो प्लीज मेरे बेटे को मत मारो, इसकी जगह इसे मारो। ये मेरे हस्बैंड का बेटा भी है, इसके पीछे जाओ, तुम इसे जितना चाहो मार सकते हो। मेरे फादर ने दांत भींच लिए। उनके दिमाग में जैस्पर का सीधा कनेक्शन विटलॉक ग्रुप के एंटरटेनमेंट डिवीजन के फ्यूचर से था और वो ऐसी चीज थी जिसे किसी भी हाल में रिस्क में नहीं डाला जा सकता था। इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, रोहन को मारो, इसे मारो। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। फिर मैंने एक कड़वी, खुद पर ही हंसने वाली लाफ छोड़ी तो उसकी नजरों में मेरी औकात बस इतनी ही थी। मैं कभी भी उसका सच में बेटा था ही नहीं। मैं बस एक ऐसा इंसान था जिसे जब भी जरूरत पड़े सैक्रिफाइस के लिए आगे कर दिया जाए। मैं एक पल भी और वहां नहीं रुक सका। बिना पीछे देखे मैं रूम से भाग गया। ये देखकर लीड बॉडीगार्ड तुरंत मेरे पीछे भागा। मेरी टूटी हुई और डायरेक्शनलेस फिगर को दूर जाते हुए देखकर उसने अपने ईयरपीस में रिपोर्ट की, मिस्टर रोहन बहुत अपसेट लग रहे हैं, वो अभी भाग कर चले गए। दूसरी तरफ वेस्पर की आवाज में कोई इमोशन नहीं था। अंडरस्टूड। बॉडीगार्ड ने फिर पूछा, क्या हम उन्हें एस्टेट वापस ले आएं? वो काफी स्ट्रगल करते हुए लग रहे हैं। पॉपी पूरे वक्त फोन के पास अपना छोटा सा हेड लगाकर सब सुन रही थी। ये सुनते ही उसने जल्दी जल्दी सर हिलाया और अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, हाँ, रोइन को लेने जाओ। लेकिन वेस्पर ने बस अपने लिप्स थोड़े से खोले और 2 ठंडे वर्ड्स बोले, नो नीड। पॉपी तुरंत पैनिक कर गई। उसने अपनी सिस्टर का आर्म हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं वेस्पर, तुमने सुना नहीं, वो अभी बहुत बुरा फील कर रहा है। वेस्पर ने अपना फोन नीचे रख दिया। उसके एक्सप्रेशन में जरा भी खास चेंज नहीं आया। कोई रीजन नहीं है, इस बार मैं सिर्फ इसलिए उसकी हेल्प कर रही हूं क्योंकि तुमने इतना फोर्स किया। बाहर आसमान इंक के रंग जैसा डार्क हो चुका था। मोटे काले क्लाउड्स लेयर के ऊपर लेयर जमा होते जा रहे थे। सड़क पर चलने वाले लोग अपनी स्पीड बढ़ा रहे थे। हर कोई जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, सिवाय मेरे। मैं बिना किसी डायरेक्शन के सड़कों पर भटक रहा था, बिल्कुल एक ऐसी लॉस्ट सोल की तरह जिसके पास अपना कहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जाओ, रोवन को मारो। ये लाइन मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी, बार बार, और मैं इसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। मैं कितना पैथेटिक हूँ। वॉरेन विटलॉक से थोड़ा सा भी फादरली लव पाने की उम्मीद में मैं किसी सड़क पर भीख मांगने वाले इंसान की तरह उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। बारिश जोर जोर से पड़ रही थी और हर सेकंड और भी हेवी होती जा रही थी। मेरे पास से मेरी ही एज का एक लड़का गुजरा। उसके कंधे पर बैकपैक था और फोन उसके कान से लगा हुआ था। वो जल्दी जल्दी चल रहा था और उसकी आवाज में रीअश्योरेंस थी। मुझे पता है टाइफून आ रहा है, मैं घर के रास्ते में हूँ, तुम और मॉम टेंशन मत लो, तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सबवे एग्जिट पर हूँ। मैं बारिश में खड़ा उसकी दूर जाती हुई बैग को ब्लैंकली देखता रहा। ऐसी शाम में जब स्टॉर्म पूरी तरह से छाया हुआ था और टाइफून सड़कों पर दहाड़ रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि मैं सेफ हूँ या नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। उधर एशकेम एस्टेट में पॉपी काउच पर सिमट कर बैठी थी और अपने टैबलेट पर टाइफून वार्निंग अलर्ट देख रही थी। उसने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी ब्राइट आईज में वरी साफ दिख रही थी। वेस्पर, तुम्हें क्या लगता है रोवन घर पहुंच गया होगा? वेस्पर की आंखें टेलीविजन पर ही टिकी हुई थी। टीवी पर एक रिपोर्टर तेज हवाओं के बीच खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। उसका फेस हवा के प्रेशर से टेढ़ा हो रहा था और वो सिटी स्ट्रीट से लाइव रिपोर्ट दे रहा था। पॉपी ने अपना छोटा सा हाथ वेस्पर के फेस के सामने इधर उधर हिलाया। वेस्पर, ऐसे वेदर में कौन बाहर रहेगा? एक इडियट को भी पता होता है कि शेल्टर ढूंढना चाहिए। वेस्पर ने उसकी बात इग्नोर कर दी और चैनल चेंज करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल रिपोर्टर के पीछे बैकग्राउंड में एक फेमिलियर फिगर कुछ पल के लिए स्क्रीन पर दिखाई दिया। वेस्पर की ठंडी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। पॉपी ने गैस्प किया और स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, वेस्पर, क्या वो रोवन था? वेस्पर का एक्सप्रेशन और सख्त हो गया। उसने तुरंत टीवी स्विच ऑफ कर दिया और सीधा डोर की तरफ चल पड़ी। पॉपी तुरंत पैनिक कर गई। वेस्पर, तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? क्या वो रोवन था या नहीं? बाहर अकेले रहना डेंजरस है। वेस्पर, क्या तुम उसे लेने जा रही हो? वेस्पर ने अपनी सिस्टर की तरफ साइडवेज ग्लांस दिया। उसकी टोन अब भी बिल्कुल आइस कोल्ड थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उसके साथ मेरी पेशेंस यहीं तक है। उस बेवकूफ को अपनी जान की भी परवाह नहीं है, तो अगर टाइफून उसे उड़ा ले जाता है तो वो डिजर्व करता है। ये कहकर वेस्पर रिमोट सोफा पर फेंक देती है और गुस्से में ऊपर चली जाती है। पॉपी बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि रोवन सच में डेंजर में है, इसलिए वो सोचती है कि चुपके से बाहर जाकर फैमिली ड्राइवर को रोवन को लेने भेजे। लेकिन 5 मिनट भी नहीं गुजरते वेस्पर
वापस नीचे आ जाती है। उसके हाथ में कार कीज है। पॉपी ये देखकर खुश हो जाती है और पूछती है, वेस्पर तुम रोवन को लेने जा रही हो ना? वेस्पर डांटते हुए कहती है, मैं सिर्फ वॉक के लिए जा रही हूँ। किसने कहा कि मैं उसे लेने जा रही हूँ? उधर रोवन रोड साइड मॉल के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। बारिश और हवा बहुत तेज है। जहाँ वो बैठा है वहाँ बस थोड़ी सी शेल्टर है। उसका घर सबर्ब्स में बहुत दूर है और टाइफून की वजह से उसके घर तक जाने वाली सबवे लाइन बंद हो चुकी है। विटलॉक एस्टेट पास ही है, लेकिन रोवन के लिए वो जगह 5 साल पहले ही घर रहना बंद हो गई थी। रोवन को इस वक्त बहुत गहरा एहसास हो रहा है कि वो बिल्कुल अकेला है और उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। फिर अचानक एक फायरी रेड स्पोर्ट्स कार तेज आवाज के साथ रोवन के सामने रुकती है। विंडो नीचे होती है, अंदर वेस्पर होती है। वो सीधा रोवन से कहती है, गेट इन। रोवन हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेस्पर तुरंत जवाब देती है, बस यहाँ से गुजर रही थी। फिर वो रोवन को देखकर टॉन्ट करती है, रोवन तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है, टाइफून आने वाला है और तुम यहाँ बैठे हो बारिश रुकने का वेट कर रहे हो या स्टॉर्म का वेट कर रहे हो ताकि यहीं फ्रीज होकर कॉप्स बन जाओ? रोवन तुरंत खड़ा हो जाता है। उसका एटीट्यूड भी सख्त हो जाता है। वो कहता है, मुझे यहाँ वेट करना पसंद है, तुम्हें क्या? अगर मैं यहीं फ्रीज होकर मर भी गया तो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। वैसे भी दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। वेस्पर उसकी बात सुनकर भी सॉफ्ट नहीं होती। वो कहती है कि वेदर बहुत खराब है और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन तभी तेज ठंडी हवा बारिश के साथ रोवन से टकराती है। रोवन को जोर से ठंड लगती है और वो कांप उठता है। उसका सारा गुस्सा और एटीट्यूड तुरंत खत्म हो जाता है। वो शर्मिंदगी से अपनी बात बदलते हुए कहता है, एक्चुअली मुझे लगता है जिंदा रहना काफी अच्छा है, थैंक्स मिस वेस्पर। रोवन फाइनली मान जाता है और कार में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। वेस्पर का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ता है। वो पैसेंजर सीट से टिश्यूज का एक पैकेट उठाकर रोवन की तरफ फेंकती है और कहती है, खुद को सुखा लो। रोवन अंदर ही अंदर वेस्पर को देखकर सोचता है कि उसे क्या पता था कि ये छोटी डेविल इतनी थॉटफुल भी हो सकती है। लेकिन वेस्पर अगले ही सेकंड अपनी असली स्टाइल में वापस आ जाती है, बस मेरी कार गंदी मत करना। रोवन तुरंत समझ जाता है कि वेस्पर से ज्यादा काइंडनेस एक्सपेक्ट करना गलती थी। कार के अंदर घर वापस जाते वक्त वेस्पर रोवन को हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ था उसका शॉर्ट वर्जन बताती है। जो कुछ रोवन के साथ हुआ वो किसी भी नॉर्मल इंसान को अंदर से तोड़ सकता था, लेकिन रोवन के चेहरे पर आंसू नहीं है। वो उल्टा हल्का सा केयरलेस स्माइल लिए बैठा हुआ है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वेस्पर ये नोटिस करती है। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। वो रोवन से कहती है, हे रोवन, अगर रोना है तो रो लो, तुम्हें सब कुछ अंदर दबाकर रखने की जरूरत नहीं है। रोवन ये सुनकर बिल्कुल स्टन रह जाता है, क्योंकि बचपन से उसने लगभग सभी से एक ही बात सुनी थी कि लड़के रोते नहीं और रोने से कुछ सॉल्व नहीं होता। इसी वजह से रोवन ने बहुत कम ही अपने आंसू बाहर आने दिए थे। लेकिन अब सिर्फ कुछ दिन से जानती वेस्पर उससे कह रही थी कि अगर रोना है तो रो सकता है, और इसी बात ने रोवन को अंदर से हिला दिया। टाइफून वाली उस रात में जब पूरे दिन रोवन को सिर्फ दुख और तकलीफ मिली थी, वेस्पर की ये बात उसके लिए एक छोटी सी वार्मथ बन गई। उसके अंदर दबा हुआ सारा दर्द एक साथ बाहर आने लगा और उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। लेकिन रोवन तुरंत खुद को संभाल लेता है। वो वेस्पर की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर एक नॉर्मल स्टेडी स्माइल लाकर कहता है, वेस्पर थैंक यू। वेस्पर को समझ नहीं आता कि रोवन उससे किस बात के लिए थैंक यू कह रहा है। वो पूछती है, थैंक मी फॉर व्हाट? रोवन बिल्कुल सच्चे दिल से कहता है कि वो उसका ख्याल रखने के लिए वेस्पर को थैंक यू कह रहा है। वेस्पर इस बात पर ठंडी हंसी हंसती है और रोवन को कहती है कि वो उसकी नजर में सबसे ज्यादा डेल्यूजनल इंसान है जिसे उसने कभी देखा है। रोवन की स्माइल एक पल के लिए हल्की पड़ जाती है, क्योंकि वेस्पर की बात चुप जाती है, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं होने देता और स्माइल करता रहता है। रोवन वेस्पर को समझाता है कि वो चाहती तो उसे उसी जगह छोड़कर सीधा वापस जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए रोवन मानता है कि वेस्पर ने उसकी परवाह की है। वेस्पर फिर भी अपनी बात से पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि उसने बस रास्ते में एक जान बचा ली और वो वैसे भी हमेशा से चैरिटेबल टाइप की रही है। यानी वो रोवन को ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि उसने उसकी फिक्र की है। थोड़ी देर बाद वेस्पर कार को एशकम एस्टेट में ले आती है। दरवाजे पर बटलर पहले से खड़ा होता है। वेस्पर उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ कहे सीधा ऊपर चली जाती है। बटलर वेस्पर का इशारा समझ जाता है और रोवन से कहता है, दिस वे सर। रोवन उसके साथ अंदर चला जाता है। बटलर रोवन को एक बहुत ही लग्जरियस गेस्ट रूम में ले जाता है। पूरे दिन में जो कुछ हुआ था, जैस्पर के साथ झगड़ा, हॉस्पिटल में फादर का उसके खिलाफ खड़ा होना, फैमिली का उसे सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाना, फिर टाइफून में अकेला भटकना और वेस्पर का उसे रेस्क्यू करना, सब के बाद रोवन बहुत ज्यादा थक चुका था। जैसे ही वो बेड पर गिरता है, उसका सर पिलो पर लगते ही वो तुरंत सो जाता है। अगली सुबह रोवन की आंख खुलती है और वो एक बड़ा सा यौन करता है। वो अभी भी एक बहुत ही कंफर्टेबल ओवरसाइज्ड बेड पर लेटा हुआ होता है। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। वो अपने आसपास देखता है और उसे याद आता है कि ये उसका घर नहीं है। फिर उसे याद आता है कि वो रात एशकम एस्टेट में रुक गया था। वो तुरंत टाइम देखता है, 6:30 बज चुके हैं। रोवन को सबसे पहले पॉपी याद आती है। उसने पॉपी से प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा। अगर अब देर हो गई तो पॉपी का ब्रेकफास्ट टाइम मिस हो सकता है। इसलिए रोवन बिना वक्त बर्बाद किए बेड से निकलता है और सीधा किचन की तरफ भागता है ताकि पॉपी के लिए ब्रेकफास्ट बना सके। किचन में पहुंचने के आधे घंटे बाद रोवन पॉपी के लिए अपना क्रिएटिव किड फ्रेंडली ब्रेकफास्ट लेकर किचन से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो देखता है कि पॉपी पहले से ही उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। रोवन को देखते ही पॉपी के चेहरे पर ब्राइट स्माइल आ जाती है और उसके 2 छोटे फैंग जैसे दांत दिखते हैं। पॉपी खुशी से कहती है, मॉर्निंग रोवन। रोवन हैरान होकर पूछता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? पॉपी कहती है कि उसे रोवन की कुकिंग की खुशबू जैसे महसूस हो गई थी, इसलिए वो उठ गई। वो टेबल पर खुशी से अपने छोटे हाथ बजा रही होती है, बिल्कुल किसी खाना का इंतजार कर रही किटन की तरह। पॉपी की ये हरकत देखकर
सुनकर रोवन हंस पड़ता है और उसके पास जाकर उसके बाल प्यार से बिगाड़ता है। पॉपी थोड़ी शर्मिंदगी से बताती है कि कल रात वो रोवन का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन इंतजार करते करते सो गई। रोवन कहता है, अच्छा समझ गया। फिर वो पूछता है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कल रात वापस आ गया था? राइस बॉल का एक बड़ा बाइट मुंह में भरकर जवाब देने लगती है। वो कहती है कि कल टाइफून के वक्त उसकी सिस्टर, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक ठंडी कमांडिंग आवाज आती है, आई व्हाट। वेस्पर नीचे आ चुकी होती है और रोवन और पॉपी दोनों को पता भी नहीं चलता कि वो कब आई। वेस्पर पॉपी को देखती है, पॉपी तुरंत चुप हो जाती है। फिर पॉपी वेस्पर को देखकर कहती है कि कल वेस्पर बहुत प्रिटी लग रही थी और आज उससे भी ज्यादा प्रिटी लग रही है। वेस्पर इस बात से सेटिस्फाइड होती है और पॉपी के सर पर हाथ फेर देती है। उसके बाद मेड्स किचन में अपने यूजुअल टाइम पर आती हैं, लेकिन आज उन्हें दोनों यंग लेडीज पहले से ही जागी हुई मिलती हैं। एशकम एस्टेट में ब्रेकफास्ट हमेशा फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से होता है, लेकिन आज ब्रेकफास्ट यूजुअल से आधा घंटा पहले हो रहा है। एक मेड वेस्पर के पास आकर रिस्पेक्ट से कहती है, मिस आप इतनी जल्दी उठ गई हैं, हम अभी ब्रेकफास्ट तैयार कर देते हैं। वेस्पर चेयर खींचकर बैठती है और सीधा कहती है, नो नीड। मेड को हैरानी होती है, वो पूछती है, क्या मतलब, ब्रेकफास्ट पहले से ही बना हुआ है? ये कहते वक्त वेस्पर की डार्क स्ट्राइकिंग आंखें बहुत हल्की सी रोवन की तरफ चली जाती हैं। रोवन तुरंत समझ जाता है कि वेस्पर किस चीज की तरफ इशारा कर रही है। वो नीचे देखता है और अपना सैंडविच देखता है जो उसने पॉपी का ब्रेकफास्ट बनाते वक्त खुद के लिए बनाया था। रोवन तुरंत सैंडविच को अपनी पीठ के पीछे कर लेता है और बिना सोचे कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत, ये मेरा है, अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए तो स्टाफ से बनवा लो। वेस्पर अपनी नजर रोवन पर उठाती है, उसकी आंखों में साफ वार्निंग होती है। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा होता है जैसे वो कह रही हो कि वेस्पर का रोवन का बनाया हुआ खाना खाने के लिए तैयार होना ही रोवन के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। आखिर रोवन हार जाता है और मजबूरी में सैंडविच वेस्पर को दे देता है। वो उदास होकर देखता रहता है जब वेस्पर बिना किसी जल्दी के सैंडविच खाती है। सैंडविच खाने के बाद वेस्पर मिल्क का सिप लेती है और कैजुअली कहती है, थोड़ा ब्लैंड है, अगली बार बेटर करना। रोवन दांत भींचकर स्माइल करता हुआ जवाब देता है, पसंद नहीं है तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। वेस्पर स्नॉट करती है, फिर बताती है कि स्कूल में कुछ काम आ गया है, इसलिए आज उसे आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा। और फिर कहती है कि वरना रोहन को क्या लगता, क्या वो सच में ये सैंडविच खाना चाहती थी? वेस्पर की बात खत्म होते ही बटलर जल्दी से अंदर आता है और हल्का सा झुककर बताता है, मिस आयरिस यहाँ आई है। आयरिस का नाम सुनते ही रोवन तुरंत पलटकर देखता है। आयरिस अंदर आती है और रोवन को वहाँ देखकर एक पल के लिए रुक जाती है। फिर वो स्माइल करके वार्मली पूछती है, रोवन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोवन अभी जवाब देने ही वाला होता है कि वेस्पर तुरंत बीच में बोल पड़ती है, ये हमारा नया हाउस बॉय है। ये सुनते ही रोवन को तुरंत बुरा लगता है और वो वेस्पर की बात का विरोध करता है। वो कहता है कि हाउस बॉय कैसा, उसने तो सिर्फ 1 महीने तक पॉपी की देखभाल करने के लिए हाँ की है, बस इतनी ही बात है। आयरिस की नजर पॉपी पर पड़ती है जो खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट खा रही होती है। आयरिस को कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में हुई बात याद आती है और वो पूरी सिचुएशन समझ जाती है। वो हल्की सी हंसी के साथ कहती है, स्मॉल वर्ल्ड इजंट इट। आयरिस वेस्पर के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है, फिर रोवन को देखती है जो अभी भी साइड में खड़ा है और प्यार से कहती है, व्हाई डोंट यू सिट। लेकिन वेस्पर को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपने यूजुअल हाई एंड माइटी अंदाज में रोवन की तरफ देखती है और ठंडे लहजे में कहती है, अ हाउस बॉय शुड नो हिज प्लेस, डू यू रियली थिंक यू गेट टू सिट? वेस्पर के इस एटीट्यूड के बिल्कुल ऑपोजिट आयरिस बहुत जेंटल है। उसकी बात करने का अंदाज इतना सॉफ्ट है कि सुनने वाले को अच्छा लगता है। रोवन तुरंत आयरिस की तरफ स्माइल करता है और कहता है, यू आर सीरियसली टू नाइस कंपेयर्ड टू अ सर्टेन समवन, इट्स लाइक नाइट एंड डे। ये सुनते ही वेस्पर रोवन को गुस्से से घूरती है और दांत भींचकर कहती है, रोवन टायर्ड ऑफ लिविंग आर यू? आयरिस तुरंत बीच में बात संभाल लेती है और कहती है, ऑल राइट लेट्स गेट सीरियस। स्कूल में आज काफी कुछ होने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना चाहिए। एशकम एस्टेट से स्कूल तक कार से लगभग 20 मिनट लगते हैं और आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। रोवन को लगता है कि वेस्पर उससे लिफ्ट देगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए रोवन आयरिस को हल्का सा नच करके धीरे से पूछता है, आयरिस कुड आई हिच अ राइड विथ यू टू स्कूल? आयरिस बिना किसी प्रॉब्लम के वार्मली एग्री कर देती है। सेबल एस्टेट एशकम एस्टेट के बिल्कुल पास ही है और दोनों एक ही एक्सक्लूसिव गेटेड कम्युनिटी में है। कुछ ही देर बाद दोनों लग्जरी कार्स एंट्रेंस पर एक के पीछे खड़ी होती हैं। वेस्पर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कार का ड्राइवर्स डोर खोलकर अंदर बैठ जाती है। वो रियर व्यू मिरर की तरफ देखती है और उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है कि रोवन और आयरिस दूसरी कार में साथ चढ़ रहे हैं और दोनों हंसते हुए बिल्कुल रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं। वेस्पर की भौएं तुरंत सिकुड़ जाती हैं। वो धीरे से खुद से कहती है, इडियट की तरह क्यों हंस रहा है, देखने में ही आंखों को चुभ रहा है। फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के वो सामने देखती है, कार गियर में डालती है और एक्सेलरेटर पूरा दबा देती। स्पोर्ट्स कार का इंजन जोर से गरजता है और कार तीर की तरह बहुत तेज आगे निकल जाती। इंजन की अचानक तेज आवाज सुनकर रोवन ऊपर देखता है और जहां वेस्पर की कार अभी थी वहां देखते हुए खुद से कहता है, इतनी तेज ड्राइव कर रही है, लगता है मरने की जल्दी। सेबल फैमिली का ड्राइवर स्मूथली कार स्टार्ट करता है और रोवन और आयरिस बैक सीट पर बैठ जाते हैं। कार के अंदर आयरिस के पास से एक हल्की सी वार्म फ्रेग्रेंस आ रही होती है। तभी रोवन का पेट जोर से गुरगुर कर देता है। आयरिस एक पल के लिए रुकती है, फिर अपनी मुट्ठी होठों के पास रखकर हल्की सी हंस देती है। रोवन का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो जाता है। वो जल्दी से समझाता है, बस आज सुबह मुझे ब्रेकफास्ट करने का मौका नहीं मिला। आयरिस हैरानी से पूछती है, क्यों? रोवन उदास होकर बताता है कि उसने अपने लिए सैंडविच बनाया था, लेकिन वेस्पर ने वो उसके हाथ से ही ले लिया। रोवन आयरिस को देखकर सिंपैथी भरी एक्सप्रेशन बनाता है और कहता है कि वेस्पर जैसी दोस्त होना रोज के दिनों में काफी एग्जॉस्टिंग
एग्जॉस्टिंग होगा। आयरिस सिर हिलाकर स्माइल करती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर वेस्पर को अच्छे से जाना जाए तो उसमें बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो एडमायर करने लायक हैं। रोवन तुरंत होठों को सिकोड़कर कहता है, जैसे उसकी शार्प टंग, फिलहाल तो मुझे उसमें बस वही चीज सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगती है, बाकी कुछ खास नजर नहीं आया। रोवन की बात सुनकर आयरिस फिर से हंसने लगती है। तब तक कार एस्टेट से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ चुकी होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद आयरिस ड्राइवर से कार साइड में रोकने को कहती है, फिर रोवन की तरफ मुड़कर कहती है, तुम यहीं 1 मिनट वेट करो। आयरिस कार से उतरकर चली जाती है। रोवन वेट करता है और क्योंकि वो लोग आज जल्दी निकले हैं इसलिए लेट होने का कोई रिस्क नहीं है। कुछ देर बाद आयरिस वापस आती है। उसके हाथ में एक पेपर बैग होता है। वो स्माइल करते हुए बैग रोवन की तरफ बढ़ाती है। रोवन हैरानी से पूछता है, ये क्या है? आयरिस स्माइल करके कहती है, ब्रेकफास्ट, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। रोवन बैग खोलता है तो अंदर गरम बर्गर और सोया मिल्क होता है। रोवन की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वो कहता है, आयरिस तुम सीरियसली बहुत अच्छी हो। आयरिस हल्की सी स्माइल करती है और कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे बस आयरिस कहना। रोवन भी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, थैंक्स आयरिस। कुछ देर बाद दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। रोवन जैसे ही क्लासरूम में एंटर करता है उसकी नजर पड़ती है कि जैस्पर के आसपास क्लासमेट्स की भीड़ लगी हुई है। कल वो खुद स्टेयर से गिर गया था, लेकिन उसने बात को उल्टा मेरे ऊपर डाल दिया और कह दिया कि मैंने उसे पुश किया था। अब पूरी क्लास मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। लड़के और लड़कियां सब जैस्पर की साइड ले रहे हैं। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ हर किसी का सर एक साथ मेरी तरफ मुड़ जाता है। सबकी नजरों में खुली हुई नफरत होती है। रोहन, तुम में सच में यहाँ आने की हिम्मत है? सीरियसली देखो तुमने जैस्पर का क्या हाल कर दिया। उसका पूरा फेस सूज गया है और वो सेलिब्रिटी है। उसका फेस ही उसकी लाइवलीहुड है। तुम जैसे अगली फ्रीक से उसकी कंपैरिजन कैसे हो सकती है? हर तरफ से मेरे ऊपर हार्श इंसल्ट्स आने लगते हैं, लेकिन मैं बिना जरा भी रिएक्ट किए अपना बैग डेस्क पर रख देता हूँ और कैजुअली जवाब देता हूँ। कोई सरप्राइज नहीं है। इतने सालों तक मेहनत करने के बाद भी तुम शोबिज में टोटल नोबडी हो। आखिर तुम्हारे अंदर कभी कोई रियल टैलेंट था ही नहीं। मेरी बात सीधा जैस्पर के नर्व पर लगती है। वो तुरंत अपना सर उठाता है और गुस्से से मेरी तरफ देखता है। 5 साल पहले मैं सिर्फ 10 साल से थोड़ा ही बड़ा था, फिर भी पूरे कंट्री में फेमस था। और जैस्पर इतने सालों से इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के बाद भी आज तक एक ऐसा नोबडी एक्टर था जिसे कोई जानता तक नहीं था। मेरा फेस खराब हो गया। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 5 साल के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर रहना पड़ा। फिर भी जैस्पर से मैं अब भी बहुत आगे था। वो मेरे आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। मेरी बात सुनकर आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत भड़क उठते हैं और जैस्पर को डिफेंड करने लगते हैं। तुम्हें हुआ क्या है रोहन? सीरियसली मैंने तुमसे ज्यादा शेमलेस इंसान कभी नहीं देखा। क्लास की लड़कियां भी अपने कैंपस हार्ड ड्रॉप जैस्पर के आसपास और टाइटली जमा हो जाती हैं। जैस्पर कम से कम गुड लुकिंग तो है, और अगर वो अभी कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं भी है तब भी तुम जैसे अगली फ्रीक को उसका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। अगर तुम इतने टैलेंटेड हो तो खुद सेलिब्रिटी बन जाओ। वैसे भी तुम शायद बॉटम टीयर तक भी नहीं पहुंच पाओगे। मैं बिल्कुल अनबॉदर्ड रहता हूँ और शोल्डर श्रग करता हूँ। अच्छा, मैं असल में कैसा दिखता हूँ ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और फ्यूचर में क्या होगा ये कौन कह सकता है। मैं हल्की सी स्माइल के साथ कहता हूँ, बस मेरी एक ही होप है, तुम में से किसी को बाद में अपनी कही हुई बातें निगलनी ना पड़ जाएं। जैस्पर मुझे बिना पलक झपकाए घूरता रहता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज था। उसके सामने तो बस एक डिसफिगर्ड फ्रीक खड़ा था। फिर ये इतना स्मग बनकर क्यों घूम रहा है? रोवन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस मॉन्स्टर जैसे फेस के साथ तुम मेरे जैस्पर से कम्पीट कर सकते हो? जैस्पर, इस अगली फ्रीक पर अपनी ब्रेथ वेस्ट मत करो। हम सब तुम्हारे साइड में हैं। एग्जैक्टली, हमें पूरा यकीन है कि हमारा कैंपस हार्ड ड्रॉप आखिरकार बड़ा स्टार बनेगा। फिर देखेंगे कि ये अगली फ्रीक अपनी उन बातों का क्या करता है। तभी एक क्लासमेट जेन्युइनली कंसर्न्ड होकर पूछता है, वैसे तुमने घर पर रेस्ट करने के लिए कुछ और दिन छुट्टी क्यों नहीं ली? जैस्पर का ध्यान वापस आता है। वो अपने अभी भी स्वोलन फेस को टच करता है और अंदर ही अंदर गुस्से से दांत भींच लेता है। कल जो हुआ था उसका रीजन वो अभी तक समझ नहीं पाया था। ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए एक ग्रुप ने उसे डजन्स ऑफ टाइम स्लैप किया था और अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतनी ह्यूमिलिएशन कभी सफर नहीं की थी। वो आज स्कूल आना भी नहीं चाहता था। इतने स्वोलन फेस के साथ स्कूल में दिखना उसकी इमेज को ऑलमोस्ट बर्बाद कर रहा था। लेकिन आज स्कूल के ड्रामा क्लब के रिक्रूटमेंट ट्राईआउट्स थे, इसलिए उसके पास आने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मेरिडियन हाई का ड्रामा क्लब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री का फेमस लॉन्च पैड था और स्कूल का हर स्टूडेंट उसमें एंटर करना चाहता था। सिर्फ इतना ही नहीं कि बहुत से बिग नेम डायरेक्टर्स यहाँ एक्टर्स को स्काउट करने आते थे, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट खुद करंट ए लिस्ट आइडल सेलेस्ट थी। इतनी बड़ी स्टार के क्लब को लीड करने की वजह से ड्रामा क्लब में एंट्री मिलना ऑलमोस्ट गारंटीड फॉलोइंग और फेम का चांस था। जैस्पर मन ही मन कसम खाता है कि इस बार वो किसी भी हाल में ड्रामा क्लब में एंटर करेगा। एक दिन वो टॉप टियर आइडल बनेगा और मुझे पूरी तरह गलत प्रूफ करेगा। फर्स्ट पीरियड केमिस्ट्री का था और मैं इक्वेशंस लिखने में झुका हुआ था कि अचानक मेरी डेस्क के अंदर फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। मैं टीचर की तरफ चुपके से देखता हूँ, फिर जल्दी से फोन निकालकर स्क्रीन देखता हूँ। हमारे ग्रुप चैट में मैसेजेस आ रहे थे, सिर्फ हम तीनों का ग्रुप। थियो मुझे बार बार टैग कर रहा था, रोवन तुम कहाँ हो, बाहर आओ। मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आती है और मैं जल्दी से रिप्लाई करता हूँ, आ रहा हूँ। मैं लिटरली अभी क्लास में हूँ भाई, तुम्हारी तरह हर कोई स्कूल स्किप करके अब्रॉड नहीं रह सकता। थियो का रिप्लाई तुरंत आता है, ये बहुत बड़ा चांस है। मेरिडियन हाई का ड्रामा क्लब आज आफ्टरनून में ट्राईआउट्स कर रहा है और तुम्हें जाना ही होगा। मैं क्वेश्चन मार्क भेजता हूँ, तुम चाहते हो मैं इस टेरिफाइंग फेस के साथ ड्रामा क्लब में जाकर ऑडिशन दूं? थियो आयरोल इमोजी भेजता है, तुम्हारे अंदर फोरसाइट नाम की कोई चीज क्यों नहीं है? ड्रामा क्लब साल में सिर्फ एक बार रिक्रूटमेंट करता है और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स में एक्सपायर होने वाला है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा पुराना फेस वापस मिल जाएगा और जैसे ही तुम नॉर्मल हो जाओगे तुम कुछ ही सेकंड्स में उस ड्रामा क्लब पर डोमिनेट कर दोगे। ठीक है, वैसे भी तुम्हारा वो इडियट ब्रदर ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करेगा। वो ड्रामा क्लब के भरोसे है कि वही उसे सीधा स्टारडम तक पहुंचा देगा, इसलिए तुम जा रहे हो, कोई एक्सक्यूज नहीं। जाओ और उसे रिग्रेट करवाओ। मैं स्क्रीन को देखता रहता
रहता हूँ और सोचता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा फेस स्कार पैचेस से कवर्ड है, इसलिए ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। थियो का एक और मैसेज आता है, तुम किस बात से डर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी रियल स्पेशलिटी क्या है? आखिर में थियो मुझे कन्विंस कर ही लेता है और मैं डिसाइड करता हूँ कि जाकर देख लेता हूँ। ड्रामा क्लब स्कूल के वेस्ट विंग में था, जहाँ बहुत सारे क्लब्स एक ही जगह पर थे, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा बिजी और क्राउडेड क्लब क्लियरली ड्रामा क्लब ही था। एक रीजन ये था कि सबको ए लिस्ट आइडल सेलेस्ट को पर्सनली देखने का चांस मिल रहा था, और दूसरा रीजन ये था कि यहाँ हर कोई सेलिब्रिटी बनने का सेम ड्रीम लेकर आया था। सबको होप थी कि अगर किसी डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ गई तो शायद ओवरनाइट स्टारडम मिल जाए, ऐसा जैकपॉट जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। तभी पास से लोगों की बातें सुनाई देती, इतने सारे लोग हैं और ये लोग सिर्फ 3 को सिलेक्ट करेंगे, कंपटीशन इनसेन है, इसमें टेंशन की क्या बात है? जैस्पर तो पक्का सिलेक्ट होगा, वो ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्टर है। जैस्पर तुरंत अपनी चिन ऊपर करता है, ऑब्वियसली स्मार्ट। कम से कम अपने बारे में मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो था ही। मैं मुड़कर देखता हूँ और मेरी नजर जैस्पर और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप से मिलती है। मुझे वहां देखकर जैस्पर एक पल के लिए विजिबली फ्रीज हो जाता है। क्लियरली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं भी यहाँ आऊंगा। क्या मैं सच में ये देख रहा हूँ? आजकल अगली फ्रीक्स को भी लगता है कि वो सेलिब्रिटी बन सकते हैं। ये माइल्स था, जैस्पर का बेस्ट फ्रेंड, जो कंटेम्प्ट और मॉकरी से भरी नजर से बोलता है, रॉन तुम्हें बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस नहीं है क्या? जैस्पर और मैं ट्राई आउट दे रहे हैं क्योंकि कम से कम हम डिसेंट लुकिंग हैं। तुम एक्चुअली बनने क्या आए हो? फिर वो हंसी के साथ कहता है, ऐसे दिखने के बाद भी ये ट्राई आउट देने की हिम्मत कर रहा है। सीरियसली इस कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है? क्या इसे पता नहीं कि ये खुद का मजाक बना रहा है? हर तरफ से मॉकिंग लाफ्टर सुनाई देने लगती है और क्राउड की हर नजर मुझ पर टिक जाती है। जैस्पर और माइल्स एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की आंखों में सेटिस्फैक्शन और स्पाइटफुल एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रहा था, लेकिन मैं सिर्फ शोल्डर्स श्रग करता हूँ। मेरे लिप्स पर हल्की सी स्माइल आती है और मैं बिल्कुल कामली कहता हूँ, अच्छा तो फिर वेट करके देखते हैं।